तुम केटलिस्ट को ऐसे समझो कि तुम जिम जाते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, अपने लिए वर्कआउट करते हो, पर तुम्हारी क्रश तुम्हारे सामने आ जाती है। एक है एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, एयर टाइट कंटेनर में रखो। अब बन रहा है, इसमें कम बन रहा है, इसमें ज्यादा बन रहा है। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव। हर बार अलग अलग तरीके से पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 3 मार्क 2 मार्क के लिए पूछा था ये। देखो अगला देखो, क्लास 10 साइंस 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट। अब ये वन शॉट है, बट इसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल चेंजेस, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, करोजन एंड रेंसिडिटी। लर्नर्स, ये एक वीडियो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर कर देगा, तो वीडियो पूरा देखना है। इस चैप्टर का वेटेज है 6 से 5 नंबर का, तो कई बार 5 नंबर का, कई बार 6 नंबर का पूछते हैं। और अगर आप अपने पास से 6 नंबर कंफर्म करना चाहते हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दो, 25,000 लाइक का टारगेट है। लाइक का बटन दबा दो, कमेंट्स में अपना नाम लिख दो और लिख देना कंफर्म्ड। आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, इजी लर्निंग पे हमारा गोल है लर्निंग को सुपर इजी बनाना। तो जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसका नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। और अगर यहाँ पे आप ना ढूंढ पाओ बट स्टिल इसको ज्वाइन करना जरूरी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कोई भी फ्री लाइव क्लास, फ्री टेस्ट सीरीज हम लेते हैं उसके बारे में पता चलता है। नोट्स आपको 100% मिल जाएगा इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे, जिसको हजारों लाखों बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। कैसे मिलेगा वो सुन लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लर्नर्स, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लॉगिन वगैरह कर लेना है। होम वाले सेक्शन में आपको फ्री मटेरियल्स दिखेगा, इसके अंदर जाने के बाद आपको जाना है फ्री कंटेंट के अंदर। बाकी ये सारी चीजें भी आपके काम की है तो एक्सप्लोर जरूर करना। वहां पे आप जाओगे क्लास 10th के अंदर, फिर आप जाओगे शुभम झा नाम के फोल्डर के अंदर, वहां पे वन शॉट टेस्ट सीरीज, इसके अंदर आपका नोट्स अरेंज फॉर्मेट में डाला हुआ है। वीडियो पे टारगेट है 25,000 लाइक्स का, तो लाइक का बटन दबा के अपना नाम जरूर लिख देना अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए। माय नेम इज शुभम झा और इस चैप्टर में आपका स्वागत है। चैप्टर स्टार्ट होता है कैन यू रिकॉल से। हम इंटेक्स कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ध्यान से सुनना, कैन यू रिकॉल, क्या आप इस चीज को रिकॉल कर पा रहे हो। कहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी आपको कुछ ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैन यू रिकॉल करके पूछ लेते हैं। देखो क्या पूछा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के टाइप क्या क्या है जो आपको ऑलरेडी पता है। किसके मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल। बड़ा सिंपल आंसर है इसका। और हम ये कर क्यों रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के होते हैं जिसको हम होमो एटॉमिक बोलते हैं, मतलब सेम टाइप के। एग्जांपल के लिए H2, H2 में क्या है, हाइड्रोजन ही है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, तब ये H2 बन रहा है। होमो, सेम टाइप के दोनों है, ठीक है ना। O2, N2, O3, P4, S8, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो ये हेटेरोएटॉमिक होता है। एग्जांपल के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। H2O, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। मीथेन, CH4, इस पे कार्बन भी है और 4 हाइड्रोजन भी है। समझ रहे हो, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अगला कैन यू रिकॉल में सवाल क्या पूछा है हमसे पूछा है कि व्हाट इज मेंट बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की वैलेंसी का मतलब क्या होता है। और यहां पे मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो आपका सेकंड चैप्टर है साइंस 1 से, उसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाके आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से विस्तार से वैलेंसी समझ में आएगा। बट अभी के लिए एक क्विक सा रिकॉल करते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स एटम। किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे करता है, वो लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसकी वैलेंसी है 1। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, समझ रहे हो, या शेयर करेगा या गेन करेगा, उसके लिए उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। नाइट्रोजन 3 करता है, कार्बन 4 शेयर करता है, सोडियम 1 शेयर करता है, लूज कर देता है। बेसिकली क्लोरीन 1 गेन कर लेता है। लूज, गेन या शेयर डिपेंडिंग अपॉन कि मेटल है, नॉन मेटल है या फिर क्या है, कौन है, इसके हिसाब से लूज, गेन या शेयर करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। लूज, गेन या शेयर करने के लिए क्यों करता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अच्छे से पढ़ना। समझ गए, समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल जो आपसे पूछा है, ट्राई दिस करके बोला है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, हाउ आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स रिटन।
सिंपल सा इसका जवाब है, आपको वैलेंसी पता होना चाहिए और सिंबल पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो। एग्जांपल के लिए आपको हाइड्रोजन का सिंबल H पता है, ऑक्सीजन का आपको O पता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। नाइन्थ में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फॉर्मूला बन जाएगा H2O। एक और उदाहरण के लिए लेते हैं। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिंप्लीफाई किया और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया CO2। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। तो ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है और यहाँ पे हमारे इंटेक्स क्वेश्चन स्टार्टिंग के थोड़े कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ध्यान से समझना कुछ चीजों को। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो कि अभी हम कर रहे हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों का एक प्यारा सा इजी लर्निंग नामक चैनल है, जिसपे मैं और इजी लर्निंग की पूरी टीम, विच इंक्लूड पार्थ सर, गैलेक्सी मैम और बाकी और भी टीचर्स, लाइव क्लासेस लेते हैं बहुत सारे आपके यूनिट टेस्ट के टाइम पे, सेमेस्टर के टाइम पे। एंड दिस आर बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो आप इजी लर्निंग सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो ये चैप्टर है ये केमिस्ट्री से है, और जब भी मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूं तो कुछ चीजें समझनी है। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, चेंजेस होते हैं अलग अलग प्रकार के और लगातार होते रहते हैं। अब इन चेंजेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि दिस चेंजेस कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए, और विस्तार से हम इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ेंगे, ठीक है ना। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए बदल गया। एग्जांपल के लिए लेते हैं, चेंजेस दो प्रकार के हो सकते हैं, टेम्पररी, परमानेंट। जो टेम्पररी वाला हमारा चेंज होता है उसको हम प्यार से फिजिकल चेंज भी बुलाते हैं, और जो परमानेंट वाला है उसको हम केमिकल चेंज बुलाते हैं। तो भैया इसमें एक्चुअली बदलाव क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे आपके टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है, प्रेशर में बदलाव हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है। कुछ एग्जांपल समझेंगे तो स्टेट में चेंज मतलब क्या होता है समझ में आएगा। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है और केमिकल चेंज होगा परमानेंट वाला, तो वहां पे कॉम्पोजिशन ही बदल जाता है। मतलब ये कच्चा आम का कॉम्पोजिशन अलग है, ये पके हुए आम का कॉम्पोजिशन अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है। सिंपल भाषा में समझ रहे हो, अंदर की चीजों का केमिकल रिएक्शन होकर चीजें बदल गई। कुछ उदाहरण लेते हैं क्योंकि इस पे एक बार 5 मार्क का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था। एक छोटा सा चार्ट आपके चैप्टर में दिया हुआ है उससे, तो वो चार्ट भी कवर करेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो बर्फ है, ओके, आइस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वाटर में। अब आइस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, बट दोनों है तो वाटर ही, अल्टीमेटली दोनों है तो H2O। तो कॉम्पोजिशन नहीं बदल रहा है, खाली स्टेट बदल रहा है टेम्परेचर बदलने के कारण, ठीक है। तो ये एक फिजिकल चेंज है। एग्जांपल के लिए लो, मिल्क चेंजेस टू कर्ड। दूध जो होता है तुम्हारा वो मीठा होता है, दही जो होता है वो थोड़ा खट्टा सा होता है। तो यहाँ पे जब दूध का दही बन रहा है तो तुम्हारा कॉम्पोजिशन ही बदल जा रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ रहे हो। एग्जांपल एक और, राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट। एक फल जो है वो पक जा रहा है, कच्चा फल का टेस्ट अलग होगा, पके हुए फल का टेस्ट अलग होगा। तो जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो रहा है तो कॉम्पोजिशन बदल जा रहा है, खाली स्टेट नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज है, परमानेंट चेंज है, और ये रिवर्सिबल नहीं होता है, मतलब वापस पहले जैसा नहीं कर सकते हो। चलिए, एवापोरेशन ऑफ वाटर। जब एवापोरेट हो रहा है तो लिक्विड वाटर जो है यहाँ पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, पर है क्या, पानी ही तो है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में गया। ये फिजिकल चेंज है। तो हमें समझ आ गया कि एक फिजिकल चेंज में स्टेट बदलता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसे छोटी मोटी चेंजेस आते हैं। बट केमिकल चेंज में माल मटेरियल ही बदल जाता है, कॉम्पोजिशन बदल जाता है, परमानेंट होता है। एक उदाहरण के लिए ये वाला चार्ट देखो, आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फिनोमेनन गिवन बिलो। 5 मार्क्स के लिए आई थिंक ये पूछा था कि 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से समझना। चार्ट ऐसा है, कुछ चीजें दी हुई है, उन फिजिकल है कि केमिकल, आपको टिक लगाना है। पहला आपको दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। कैसे पता करेंगे, आइस का वाटर हो गया, वाटर का वापस आइस हो सकता है, यस हो सकता है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज, केमिकल नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, खाने को आपने पका दिया, वापस वैसे कर सकते हो पहले जैसा, नहीं कर सकते हो, टेस्ट भी बदल जाता है, इट्स अ केमिकल चेंज। अगला देखो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट पक गया, वापस कच्चा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इट्स अ केमिकल चेंज। मिल्क टर्न टू कर्ड, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था, इट्स अ केमिकल चेंज। अगला जो है वो एवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी जो है वो भाप बन गया, उस भाप को वापस पानी बनाया जा सकता है, कंडेंस करके ऊपर कुछ रख दो, भाप जाएगा, टकराएगा, पानी बन के वापस गिर जाएगा, इट्स अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्टमक, फिर से खाना ला सकते हो वापस, नहीं ला सकते हो, इट्स अ केमिकल चेंज। साइज रिडक्शन ऑफ नैप्थेल बॉल एक्सपोज टू एयर। नैप्थेल मतलब ये जो एक बॉल होता है जो आपने देखा होगा बाथरूम वगैरह में डालते हैं, कपूर की तरह दिखता है। इसको जब तुम डाल देते हो तो ये क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में चला जाता है।
ठीक है ना, इसका सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से सीधे गैसेज जाता है, स्टेट चेंज हो रहा है खाली, ठीक है ना, तो इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, ये बात याद रखना। अगला जो है वो है स्टेनिंग ऑफ शाहवादी और कडप्पा टाइल ड्यू टू लेमन जूस। लेमन जूस जब गिर रहा है तो ये जो टाइल है उसके ऊपर स्टेन्स दिख रहा है हमें, इट्स अ केमिकल चेंज, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, याद रखना। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया, पर टूटा हुआ भी तो ग्लास ही है ना, टूटा हुआ कोई ऐसे मिट्टी तो नहीं हो गया, तो ये क्या होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। तो इस तरीके से आपको सारे एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से याद रखना अपने दिमाग में, समझ आ गया, सारे के सारे एग्जांपल्स याद रखने, बाकी कैसे किया मैंने वो मैंने आपको मुद्दा समझा दिया। ऐसे ही हमारे जो इजी लर्निंग लाइव में जो लाइव बैचेस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को हम लोग हर एक चीज डिटेल में पढ़ाते हैं और इंटरैक्टिव क्लासेस होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं हूँ, ऐसे बाकी टीचर्स भी पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। ये तो रिकॉर्डेड है, बट लाइव में आप डाउट पूछ पाते हो, आपको जो भी डाउट आता है आप इंटरैक्ट कर पाते हो, अपना ओपिनियन दे पाते हो। आपके पेपर्स होते हैं, पेपर्स चेक करके मिलते हैं आपको, तो देयर इज अ लॉट ऑफ फीचर। इतना ही नहीं, जो लाइव में जो बैच बच्चे आते हैं, ऐसे यूट्यूब पे बच्चे देखते हैं, उनको समझ में आता है, अच्छा लगता है, फिर बैच में एडमिशन लेते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट भी लाए। मैं आपको लेटेस्ट रिजल्ट दिखा रहा हूँ। गुंजन पूरे महाराष्ट्र की रैंक 1 स्टूडेंट थी हमारे बैच से। वेंकटेश ने 99.4% स्कोर किया था, बातचीत किया, उसको लगा कि यार उसको तो 100% मिलना चाहिए, तो उसने कोई गलती ही नहीं की है, पेपर रीचेकिंग के लिए भेजा, इसका भी 100% हो गया, तो पेपर के साथ भी पेपर के बाद भी आपको सपोर्ट मिलता है। धनश्री 99%, आप इसको देखो, 127 बच्चों ने 90% स्कोर किया था, 203 बच्चों ने 85% से ज्यादा स्कोर किया था, और 31 बच्चे अपने अपने रेस्पेक्टिव स्कूल के फर्स्ट रैंकर थे। अगर आपका भी गोल आपके स्कूल का फर्स्ट रैंकर बनना है तो आप डेफिनेटली बैच ज्वाइन करो, वी आर गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे बच्चों का किया है। लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच होता है, 50 से 100 बच्चों का, इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ध्यान से सुनो, बैच में हम इंटरैक्टिव क्लास लेते हैं, आप डाउट पूछ पाते हो वीडियो ऑडियो के माध्यम से, ठीक है। ये पूरे टीचर्स की टीम है, महाराष्ट्र के बेस्ट एजुकेटर्स हैं ये, इसीलिए बेस्ट रिजल्ट ला पाते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम का सारा सब्जेक्ट कवर करते हैं, ईच एंड एवरी। अब मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप देख सकते हो, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या क्या मिलता है बैच में ये एक बार बताता हूँ, कि आपको लाइव क्लासेस मिलता है हर एक टॉपिक के ऊपर, नॉट अ रिकॉर्डेड वन, ठीक है, पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, ठीक है। दूसरा, मोबाइल, पीसी, टैबलेट जो भी है, एंड्रॉइड है, एप्पल है, आप देख सकते हो। रिकॉर्डिंग आपको हर एक क्लास की मिलती है लाइव खत्म होने का, कभी ना कभी अगर आप लाइव क्लास मिस करते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आप वहां से देख के समझ सकते हो। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पीछे मैंने जूम मीटिंग का एक फोटो दिखाया था, ओके। एग्जाम से पहले आपका रिवीजन कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, आप वो पढ़ के जाते हैं और वही एग्जाम में आते हैं। पर्सनल मेंटरशिप होता है, आपको कोई भी डाउट है, स्टडी स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, बैकलॉग कैसे कवर करना है, 100 दिक्कतें हो सकती है, आप मुझे, मेरी टीम में से हर एक टीचर को कॉल कर सकते हो, आपके पास उनका नंबर होता है। एंड टेस्ट सीरीज में ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको, और बहुत सारे चैप्टर का कंबाइंड वे में जो बोर्ड का पैटर्न होता है उस हिसाब से सब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं, जो चेक करके आपको मिलता है। टीचर, मैं और बाकी सब्जेक्ट टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वो चेक करते हैं और आपको देते हैं, हर संडे को टेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपको अभी मेरे बताने के बाद कोई भी डाउट है तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो, और अगर आपको समझ आ गया तो इजी लर्निंग का एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सीधे जाके एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर लीजिएगा, हमारे बैच के प्राइस 10 से 15 हजार के बीच में हो सकते हैं, आप कॉल करके बात करो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो लेटेस्ट बैच में आप एडमिशन ले लो, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं, सवाल है आपके लिए, इन सवालों का जवाब आप नीचे कमेंट में दोगे अगर आपको समझ में आया तो। Which of the following is our permanent change? फिजिकल वाले को, केमिकल वाले को, बोथ ए एंड बी या नन, कमेंट में जवाब देना है। अगला है which of the following is our chemical change? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, कमेंट में जवाब देना है। अब हम थोड़ा सा लाइक डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। हमें चेंज समझ में आ गया है, हमें ये समझ में आ गया कि एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल में अंतर किस चीज का है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पोजिशन सेम रहता है फिजिकल में, कॉम्पोजिशन नहीं बदलता। लिक्विड स्टेट में भी पानी था, वेपर स्टेट में भी पानी था, बर्फ में सॉलिड स्टेट में भी पानी था, बट यहाँ पे कॉम्पोजिशन बदल जाता है। यहाँ पे टेम्पररी चेंज होता है, यहाँ पे परमानेंट चेंज होता है। यहाँ पे केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्टेट में। यहाँ पे पूरा का पूरा फिजिकल और केमिकल दोनों में आता है, पूरा कॉम्पोजिशन ही बदल जाता है।
ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। और यहाँ पे एग्जांपल ये है, यहाँ पे एग्जांपल ये है, बाकी हमने बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन भी मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जब भी एक केमिकल चेंज हम देख रहे हैं, कि जब भी एक केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज के पीछे होता है केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे पास कोयला है, कोयले के अंदर होता है कार्बन, और इस कोयले को जब मैं जलाता हूं, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलेगा, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैं कोयले को जलाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, पहले खाली कार्बन था, खाली ऑक्सीजन था, पर अब दोनों एक साथ कंबाइन हो रहे हैं और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। डिफाइन कैसे करेंगे हम कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। कुछ चीजों के बीच में बॉन्ड टूटते हैं, कुछ चीजों के बीच में बॉन्ड बनते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल रिएक्शन होता है केमिकल चेंज के बाद। केमिकल चेंज जब होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनता है और नया सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन था, मेरे पास ऑक्सीजन था, पर क्या मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड था? नहीं था, पर अब मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, इसी केमिकल रिएक्शन को मैं दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बट पहले एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं एक लैब में हूं और इस लैब के अंदर मेरे पास जिंक का डस्ट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लूइश कलर का है। अगर आपने कोई सीबीएसई वाले बुक को पढ़ा होगा, एनसीईआरटी अगर आपने कभी रीड किया होगा, तो आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में, जस्ट अ सेकंड बच्चों, मेरे को थोड़ा डाउटफुल हूं मैं कुछ चीजों को लेके, चलो बढ़िया है। तो जब आपने एनसीईआरटी कभी रीड किया होगा तो आपने देखा होगा कि अगर एक केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज को पता कैसे करते हैं? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा सब्सटेंस का, ठीक है ना, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत सारे ऐसे कुछ 4-5 पैरामीटर्स है जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है। मैं एक एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन लेता हूं कि केमिकल रिएक्शन हमने कार्बन वाला देखा, एक और देखते हैं। तो जिंक और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लूइश कलर का है, राइट, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है। मैं ये जिंक को उठाऊंगा और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूंगा। तो चलो डाल देते हैं। जैसे ही मैं इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूंगा, उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक कलर चेंज हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण कुछ समय के बाद यहाँ पे ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है मेरा, अब वो जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन है। ये किसका कलरलेस सॉल्यूशन है बच्चों? ये है जिंक सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे तुम्हारा कॉपर का लेयर इसके ऊपर देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कुल मिला के मान लो लैब में ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है, तुम जस्ट इमेजिन करो कि कुछ तो रिएक्शन कर रहे हो। अब इसको लिखोगे कैसे पेपर पे? तो इसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तुम लिख सकते हो कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ये एक्वियस सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्वियस इस शब्द का मतलब क्या है? एक्वियस शब्द का मतलब है कि पानी के अंदर, लिक्विड स्टेट में पानी के अंदर कोई सॉल्ट है। तो कॉपर सल्फेट जो कि हमारा CuSO4 है, वो एक सॉल्ट है और उसको मैंने पानी में मिला दिया, तो मैं लिख रहा हूं एक्यूएस, AQ। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कोई सॉल्ट लिया, इसमें डाला और उसके अंदर ये पानी डाल दिया, तो उस सॉल्ट का ये एक्वियस सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मेरे पास जिंक का डस्ट था, इससे मुझे क्या मिला? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, कलरलेस जो था, और यहां पे मुझे बाहर कॉपर निकल गया मेरा, ठीक है। अब यहां अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक तो तरीका हो गया इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का, जिसमें हम वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा मेरा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का कि मैं केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दूं। मैं कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट की जगह CuSO4 लिखूं, जिंक लिखूं, जिंक सल्फेट लिखूं और कॉपर लिखूं, और मैं इसको रिप्रेजेंट करूं। इनमें से, ये दोनों में से ज्यादा हम इस्तेमाल कौन सा करते हैं? हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको भी लिखने के लिए कुछ रूल्स है जिसको हम फॉलो करते हैं कि ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बने। एग्जाम्पल के लिए सवाल का जवाब दो पहले मुझे। Which of the following is a product formed when reaction of coal with oxygen? कोल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? चलिए, अगला है कंप्लीट द रिएक्शन, कॉपर सल्फेट प्लस डैश गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस डैश। यहाँ पे से ABCD में से क्या सही जवाब है? कमेंट में बता देना। अब देखो, जब भी मैं एक केमिकल रिएक्शन को ऐसे केमिकल फॉर्मूलाज के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो मुझे उसको इतना ज्यादा अच्छे से लिखना है कि सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा
उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, अगले स्टेप पे। बट उससे पहले हम जानते हैं कि कोई फॉर्मूला बनता कैसे। हमने स्टार्टिंग में बात किया था, कैन यू रिकॉल में, कि हमें केमिकल का जो फॉर्मूला है उसका बेसिकली पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को H बोलते हैं, कार्बन को C बोलते हैं, एलिमेंट का वो आना चाहिए हमें, राइट, सिंबल आना चाहिए, और दूसरा हमें वैलेंसी आनी चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, एक बार जस्ट रिकॉल कराने के लिए बता रहा हूं कि आगे हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनेट, सिल्वर, सोडियम, अमोनिया, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सारे की वैलेंसी है 1। क्लियर है, आप इसको याद कर लेना चाहिए होगा। तो उसके बाद यहां देखो, लीड, कैडमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, जिंक, बेरियम, ऑक्साइड, सल्फाइड, क्रोमेट, कार्बोनेट है, सल्फेट है, जिंकेट है, इन सब की वैलेंसी है 2। ये क्या मुझे रटना पड़ेगा? नॉट रिक्वायर्ड, इसके साथ अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ देर तक मैं भी आपको बताऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, बट ये चार्ट मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, कॉपर है, आयरन है, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, वैलेंसी चेंज होती रहती है, जैसे कॉपर की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, आयरन की 1 भी 2 भी हो सकती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी फिक्स्ड है 3 इसकी वैलेंसी। ऐसे और भी चीजें होती है, बट इतना हमारे लिए काफी है। एक और चीज के बारे में सुनो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये आप लोग डिटेल में पढ़ोगे मेटालर्जी के अंदर कि कैसे बनता है। बट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में अगर हम देखने जाए तो ये एक सीरीज है मेटल्स का। आप देख सकते हो, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। इसको याद करने की टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब यहाँ पे ये वाले जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये उनसे कम है, और ये बहुत कम रिएक्टिव है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी घटता चला जाएगा। कुल मिला के कहने की बात ये हो रही है कि द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। यहां पे अगर मान लो मैंने कैल्शियम ले लिया रैंडमली, और मैंने लीड ले लिया, और मैंने आपसे पूछा कि कैल्शियम और लीड में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपका जवाब होगा जो ऊपर है इस सीरीज में। तो ऊपर कौन है? कैल्शियम है। चलिए कमेंट में आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एल्यूमिनियम और जिंक के अंदर ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्या एल्यूमिनियम है या फिर जिंक है? नीचे कमेंट में लिख देना जवाब। आंसर है जो ऊपर होगा, आपको नीचे जवाब लिखना है कमेंट के अंदर। 25,000 लाइक का टारगेट था, और इजी लर्निंग के चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि इजी लर्निंग के चैनल पे आपको बहुत सारे लाइव लेक्चर मिलते हैं, लंबे लंबे। आप देख रहे हो, एक एक 2 3 3 4 4 घंटे के लाइव क्लासेस हमने लिए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है रिवीजन पर्पस से, ठीक है, और बहुत मजबूत पढ़ाया जाता है आपको। इसके अलावा इजी लर्निंग के चैनल, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, जिसपे लाखों बच्चों ने ट्रस्ट दिखाया है। आपकी बारी है, ये नोट्स भी आपको वहां मिल जाएगा, फ्री टेस्ट वगैरह भी होता है, और लाइव बैच अगर ज्वाइन कर सकते हो तो जरूर करना। एजुकेशनल काउंसलर से बात कर लो अगर कोई भी डाउट है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि मुझे जो केमिकल इक्वेशंस में लिख रहा हूं उसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाना है, तो उसको कैसे लिखते हैं? कुछ रूल्स है उसके, एकदम फंडामेंटल बेसिक्स के साथ पढ़ा रहा हूं तुमको। तो देखो, जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उसको लेफ्ट में लिखते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको राइट में लिखते हैं, बीच में एक एरो लिखते हैं। ये रिएक्टेंट क्या होता है? जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जैसे कॉपर सल्फेट था तुम्हारे पास, जिंक ऑलरेडी था तुम्हारे पास, प्रोडक्ट मतलब जो बन जाता है, जिंक सल्फेट बन गया था, कॉपर बाहर निकल गया, ओके। उनके बीच में एक एरो देते हैं, इस एरो का मतलब है इल्ड्स, ठीक है ना। इल्ड्स की स्पेलिंग होगी YEILDS, इल्ड्स या फिर गिव्स। इस एरो का मतलब होता है इससे मिलता है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो तो उनके बीच में एक प्लस का सिंबल देते हैं। ये चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है। अगला रूल देखो, रूल नंबर 3, कोई भी जो एलिमेंट है या फिर जो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कंपाउंड है उसका तुम स्टेट लिख के बताओगे, फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज सॉलिड है तो तुम एस लिखोगे, जैसे जिंक हमारा सॉलिड स्टेट में था, तुम आगे स्मॉल एस लिखते हो। अगर कोई चीज लिक्विड स्टेट में, जैसे मान लो तुमने पानी का इस्तेमाल किया और पानी लिक्विड स्टेट में, तो तुम एल लिखोगे। अगर कोई भी चीज गैसियस स्टेट में, मतलब मान लो हाइड्रोजन है और बाहर निकल रहा है, तो तुम उसके आगे ऊपर गैस लिखोगे कि गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन है। अच्छा, कोई भी चीज अगर पानी के अंदर घुला मिला है तो तुम AQ लिखोगे, मैंने तुम ऑलरेडी बताया था एक्वेश का। और अगर कभी कोई चीज गैस की तरह बाहर निकल रहा है, जैसे मान लो हाइड्रोजन ही है और हवा में निकल जा रहा है, खाली गैस नहीं है, बाहर निकल भी रहा है, तो तुम ऐसे दिखाओगे, खाली गैस है और बाहर निकल भी रहा है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। गैस बाहर निकल रहा है। सॉलिड प्रेसिपिटेट मतलब कोई भी चीज जो नीचे जाके जमा होते जा रहा है, उसके लिए तुम ये एरो दिखाओगे। इस रिएक्शन को देखो, कॉपर सल्फेट एक्यूएस फॉर्म में है, जिंक हमारा सॉलिड डस्ट था, जिंक सल्फेट हमें सॉल्यूशन मिला था, और कॉपर जो था वो नीचे जमा हो रहा था, जिसको हम बाद में हमने निकाल के अलग कर लिया था। समझे?
रूल नंबर 4 देखो क्या है। रूल नंबर 4 है कि अगर हीट तुम दे रहे हो या हीट बाहर निकल रहा है तो तुमको उसको दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट में जब मैं जिंक डालता हूं तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर नीचे जाता है, पर हीट वो चीज को अगर मैं हाथ लगाता हूं, फॉर एग्जाम्पल वो जो मेरा बीकर था उसको मैं से हाथ लगाता हूं तो मुझे वो थोड़ा गर्म महसूस होगा, तो इसको बोलते हैं हीट का बाहर निकलना। जब भी हीट बाहर निकलता है तो इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, एक्सोथर्मिक। इसको भी याद रखना, आगे हम इस पे बात करेंगे। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकल रहा है, थर्मिक मतलब हीट। कौन बाहर निकल रहा है? हीट बाहर निकल रहा है। अच्छा, अगर तुम कभी हीट कर रहे हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है जो इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, अगर मुझे इसको तोड़ना है तो मैं हीट करूंगा तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जो कि गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो मैं हीट कर रहा हूं। इसी को लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है कि ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है और इस पे मैं हीट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, ये बाहर निकल रहा है। तो देखो, या तो तुम इस एरो के ऊपर हीट का ये डेल्टा, इस सिंबल को हम ट्रायंगल वाला जो सिंबल है इसको डेल्टा बुलाते हैं, ऐसे दिखा दो, या तो तुम अलग से हीट लिख दो, दोनों की बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट रूल तुम्हारा ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है कि ये वाला रिएक्शन तो भैया इतने ही टेम्परेचर पे होगा, इतने ही प्रेशर पे होगा, ये वाली कैटलिस्ट होनी चाहिए, तो वो सब तुमको इस एरो के ऊपर दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्शन दिया है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है लिक्विड स्टेट में, उसमें से जब तुम हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में पास करते हो तो तुमको वनस्पति घी मिलता है गैसियस सॉलिड स्टेट में। क्या है ये रिएक्शन? वेजिटेबल ऑयल का मतलब होता है सरसों का तेल, सनफ्लावर का तेल, जो घर में तेल बनाते हैं ना, खाते हैं, वो वाला तेल। उसमें से जब मैं हाइड्रोजन गैस पास कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलता है? डालडा मिलता है, यानी कि वनस्पति घी। पर कब मिलता है? जब ये रिएक्शन 60 डिग्री सेल्सियस पे होता है और इसमें निकल एज अ कैटलिस्ट में ऐड करूंगा तब। भैया ये कैटलिस्ट क्या होता है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। बट इतना याद रखो, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि यहाँ पे ये निकल नहीं है, इस पूरे रिएक्शन को होने में 3 घंटे लग रहे हैं। अब क्योंकि कैटलिस्ट हमने निकल डाल दिया तो यही रिएक्शन अब 1 घंटे के अंदर हो जा रहा है। तो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो स्पीड को बढ़ा सकती है। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये स्पीड को घटा भी सकती है? तो जवाब है यस, ये स्पीड को घटा भी सकती है, निगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। एक और सवाल आपके मन में आएगा, क्या निकल डालने से मेरा प्रोडक्ट बदल जाएगा? नहीं, 3 घंटे में यही मिल रहा था और 1 घंटे में भी यही मिल रहा था। कैटलिस्ट के होने से प्रोडक्ट नहीं बदलता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया है? डिटेल में बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया जब हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं तो। प्रश्न देखो, इसका जवाब देना। इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ऑन डैश साइड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑन डैश साइड। आपको नीचे कमेंट में इसका जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। इन अ केमिकल रिएक्शन लिक्विड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल या ए क्यू, और दोनों में अंतर क्या है? एक में सॉल्ट डिसॉल्व है, एसिड डिसॉल्व हो सकता है, बेस डिसॉल्व हो सकता है, पानी में तुमने कुछ मिला दिया है, और एक में चीज जो है वो लिक्विड स्टेट में है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे तुम भी इन बच्चों की तरह यार बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लाखों बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स का हम बैच बनाते हैं और बहुत तगड़े रिजल्ट आए हैं आज तक, बहुत कमाल के फीचर्स हैं। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि एक बार आप एजुकेशनल काउंसलर से बात करो और अपने सीट को बुक कर लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तुमने ये सारी चीजें सुनी, सारी चीजें समझी, तो तुम्हारे मन में एक ऑब्वियस सा डाउट आएगा, इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा क्या? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हो? प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाएगा। अरे भैया अगर मैंने एस नहीं लिखा, ए क्यू नहीं लिखा, एल नहीं लिखा तो क्या मेरे बोर्ड में नंबर कट जाएंगे? इसका एक्चुअल आंसर है मोस्टली नहीं कटेंगे, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा मेंशन किया हुआ है कि लिखना है तो कट सकते हैं। मैं पर्सनली नहीं काटता, ठीक है ना? तो नहीं कटेंगे, बट जवाब सही होना चाहिए, जवाब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इनको कौन नहीं जानता, इनका नाम नीचे कमेंट में लिख दो। कौन है ये है हमारे थैनोस भैया। क्यों देख रहे हैं हम इनको? क्योंकि हमें पढ़ना है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं रिलेटेड टू बैलेंसिंग। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि बैलेंसिंग से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। बिफोर आई एक्चुअली टीच यू बैलेंसिंग और आगे की चीजें, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड ना। किधर डाला था मैंने?
हालांकि पूछा तो है नहीं। एग्जाम्पल के लिए बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होता है पता है तुम्हें? मतलब जो पर्सनली मैंने देखा है कि कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन एंड राइट द टाइप ऑफ द, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते, और अगर कभी पूछते भी है, ठीक है ना, अगर कभी पूछते भी है तो हार्डली 1 मार्क्स का पूछते हैं, ठीक है ना, 1 मार्क्स का पूछते हैं बैलेंसिंग से रिलेटेड। तो उसमें आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत लंबा प्रोसेस दिया है क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको बच्चे की तरह समझाना चाहती है, बट आपको क्या समझना और क्या करना है एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो इतना टेंशन नहीं लेते, क्योंकि मिक्स टाइप के क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट खाली बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होता है। पहले प्रश्न ये उठता है कि भैया हम बैलेंस करते क्यों है? तो देखो, हमें बैलेंस इसलिए करना पड़ता है कि रिएक्टेंट्स हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है केमिकल रिएक्शन के बाद, लेकिन रिएक्टेंट का जो भी वजन है उतना ही हमारा प्रोडक्ट का भी वजन होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमारे 9th स्टैंडर्ड में, जो कि बिल्कुल सत्य है। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। एक बार फिर से, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना प्रोडक्ट का मास होगा। डेफिनेटली प्रोडक्ट कुछ अलग होगा, रिएक्टेंट कुछ अलग होगा, इसलिए तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बट मास सेम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब समझते हैं क्या हमें एक सीक्वेंस फॉलो करनी है अगर कभी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए। इतिहास गवाह है 2019 से लेकर अभी तक तो नहीं पूछा है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, बट लेट्स से कि आ जाए फिर भी, तो तुम एक सीक्वेंस को फॉलो करना। सबसे पहले तुम मेटल्स को बैलेंस करना, मेटल क्या होता है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तुम्हें आ जाएगा। एग्जांपल के लिए सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम, जिनकी भी पॉजिटिव बैलेंस ही थी पीछे। उसके बाद तुम नॉन मेटल्स कर लेना जो भी रहेंगे। उसके बाद तुम ऑक्सीजन को करना, उसके बाद नॉन ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, बट उसके बाद ऑक्सीजन, फिर तुम करना हाइड्रोजन। तुम्हारा बैलेंसिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सही होगा। समझ रहे हो? कैसे पता करें कि एक रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है? समझाता हूं मैं आपको। देखो ये वाला रिएक्शन देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स मी सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। टेंशन मत लो, समझेगा। इसके अंदर सबसे पहले देखो, एक तो सिल्वर है, तो मैंने यहाँ पे, मैं सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं रैंडमली बता रहा हूँ कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन को ढूंढते कैसे कि एक इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड है। देखो यहाँ पे, यहाँ एक तो सिल्वर है तो मैंने यहाँ सिल्वर लिख दिया, फिर नाइट्रोजन है तो मैंने यहाँ नाइट्रोजन लिख दिया, फिर ऑक्सीजन है तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, फिर सोडियम है तो मैंने यहाँ सोडियम लिख दिया, और फिर क्लोरीन है तो मैंने यहाँ क्लोरीन लिख दिया। तुम बोलोगे भैया इधर चेक करने की जरूरत है क्या? अरे अगर इधर गेहूं डालोगे तो इधर चावल का आटा थोड़ी निकलेगा, गेहूं इधर है तो इधर भी गेहूं का ही आटा निकलेगा, आटा निकलेगा बस। तो इधर चेक कर लिया तो इधर करने की कोई जरूरत नहीं। स्टिल तुम्हें क्रॉस चेक करना है, एजी वहां है, सीएल वहां है, नीचे है NaNO3 है, क्या सारा का सारा है। क्लियर है? अब मैं देखूंगा कि कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखूंगा कि इस तरफ एजी कितने हैं, तो इधर एक एजी दिखा मुझे, इधर भी एक एजी दिखा, तो मैंने बोला रिएक्टेंट की तरफ भी एक है, प्रोडक्ट की तरफ भी एक है, बैलेंस्ड है। हाँ बैलेंस्ड है, समझ रहे हो? अच्छा देखो, नाइट्रोजन कितना है, एक है, इधर भी नाइट्रोजन कितना है, एक है, क्या बैलेंस है? हाँ बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 है, क्या बैलेंस्ड है? हाँ बैलेंस्ड है, दोनों तरफ 3 3 है। अच्छा, सोडियम यहाँ पे कितना है, एक, वहां पे कितना है, एक, बैलेंस्ड है? हाँ बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्लोरीन एक है, वहां पे क्लोरीन कितना, एक है, बैलेंस है? बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बैलेंस करना पड़ता, समझ रहे हो? अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें करना पड़ता है। हम क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझाता हूं मैं आपको आराम से। देखो ये चैप्टर ना आराम से समझने वाला चैप्टर है, तो घाई मत करना, ठीक है? कि हाँ घाई घाई जल्दी जल्दी कर लो, नहीं नहीं, आराम आराम से समझो, आगे जीवन आसान हो जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे पहला स्टेप होता है कि केमिकल इक्वेशन अगर तुम्हें दिया हुआ एग्जाम में, तो उसको तुम वर्ड इक्वेशन को केमिकल फॉर्म में लिख लो बेसिकली। तो मान लो जैसे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, और H2O मतलब वाटर। अब काउंट करो, यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है, क्लियरली दिख रहा है कि बैलेंस नहीं है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ अगर मैं देखूंगा तो 4 ऑक्सीजन है, क्लियरली दिख रहा है बैलेंस नहीं है। यहाँ 1 और 2 टोटल 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस नहीं है। यहाँ एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, ठीक है। यहाँ 4 ऑक्सीजन और एक 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे केवल 4 और एक 5 ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो जो भी बैलेंस नहीं है उसको हम बैलेंस करेंगे। समझ रहे हो? हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते थे, मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, इस तरीके से। क्या हर बार हमें सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत है? मैंने बोला कभी अगर अटक जाओ तो, बट एक कॉमन सेंस में लगाओगे तो भी तुम कर लोगे।
ठीक है ना। बट उसके लिए कॉमन सेंस लगाने के लिए तुम्हें कुछ कॉमन चीजें पता होनी चाहिए, जो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। कुछ कॉमन चीजें तुम्हें क्या पता होनी चाहिए वो मैं पहले तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि तुम एग्जाम में गलती ना करो। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो H2O लिखा हुआ है और इसके आगे तुम 3 लिख देते हो, ठीक है ना। चलो पहले 3 नहीं है तो मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन है, तो तुम बोलोगे भैया 2 हाइड्रोजन है। और कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 3H2O, अब कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, तो देखो 3 2 जा 6, तो अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। समझ आ गया? नहीं समझा तो देखो 3H2O मतलब H2O H2O H2O, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 4 6 हाइड्रोजन। कितना ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन। समझ आ गया? तो ये एक चीज समझो। अब दूसरा है, समझो मान लो लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें कितने कैल्शियम है भैया, दिख रहा है 1 का कैल्शियम है। कितने ऑक्सीजन है भैया, 2 ऑक्सीजन है। कितने हाइड्रोजन है भैया, 2 हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? अच्छा एक और देखो, अगर मैं इसके आगे 2 लिख देता हूं, अब बताओ क्या हो गया। अब बताओ क्या हो गया। अब भैया इसमें 2 कैल्शियम है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, तो यहां से हो गए 2 और इधर 2, कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए इसमें। और ये हो गया 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया इसमें। समझ आ गया? क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 2 थे, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये वाला ऐसे मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो अब देखो तुम इसको बैलेंस कैसे करोगे। द अबव इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो देखो सिंपल है, सोडियम कितना भैया, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूंगा 2Na, रफ में करना है सब, OH प्लस H2SO4 gives me Na2SO4 gives me H2O। एक बार मैंने पहले सोडियम को बैलेंस किया, यहाँ पे 2 सोडियम था, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। इस तरह से जो तुम लिखोगे वो इस तरफ ही लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो कितने हो गए, अब इधर 2 सोडियम है, यहाँ भी 2 सोडियम है, तो सोडियम बैलेंस्ड है। मैं कट कर रहा हूँ जनरली, ठीक है। इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 और ये 4, इधर 4 है ना, और इधर के 2, तो इधर 6 ऑक्सीजन है। इधर देखो, इधर 4 और इधर अभी भी 1 ही ऑक्सीजन है। तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है, तो मैं ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करूंगा, देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, देखो ये 4 और 1 5 6, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे केवल है ये 4 और 1 5। तो अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से 2 लिख देता हूं, यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूं तो देखो क्या होगा, 2 और यहाँ पे हो गया 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 6 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। बाकी यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है। काउंट कर लो, 4 यहाँ पे और इधर से 2, ठीक है। तो अब मेरा सोडियम भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इट इज बेसिकली 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। सल्फर देखो, यहाँ पे 1 सल्फर है, यहाँ पे भी 1 सल्फर है, सल्फर भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड था। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ये रफ में करना है ये सब। और फाइनली तुम्हारा ये आंसर है NaOH plus H2SO4 gives me Na2SO4 plus twice H2O। अब इसमें तुम देख लो LHS RHS बैलेंस हो गया, 2 सोडियम 2 सोडियम, एक इधर से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ऑक्सीजन इधर और इधर 4, तो 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4, तो 6 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। सल्फर 1 खत्म, सारा बैलेंस हो गया। तो तुम्हें आंसर इतना ही लिखना होता है बस। तो भैया ये सब क्या करते हैं, ये सब रफ में करते हैं। आपको यही रफ वर्क करने के लिए, आपको समझ में आए ये रफ वर्क, इसलिए आपके बुक में चार्ट बना के दिखाया खाली। समझा? एग्जाम्पल के लिए देखो ये क्वेश्चन, देखो बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, हमको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। इक्वेशन की गलत स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका ये भी बन सकता है, इसका ये भी बन सकता है। यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, क्योंकि मैं तो इस तरफ ही लिख सकता हूँ ना, मैं तो इसी तरफ लिख सकता हूँ खाली, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 2 जा, इधर 3 और ये 2, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, 3 2 जा 6। यहाँ पे भी अब 6 हाइड्रोजन हो गए,
यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, खत्म। समझे? ऐसे लिखना होता है हमें। एक और एग्जांपल देखो, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 और हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। तो ये तुम्हारा पूरा है। पहले ऐसे तुमने लिखा, अब इसको बैलेंस करो। देखो कितना सिंपल है, एक कैल्शियम, ठीक है, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूं तब ये 2 क्लोरीन हो गया। ओके, चलो, तो 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन। अब यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 सल्फर यहाँ पे, 1 सल्फर यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, बैलेंस हो गया। केवल एक 2 लिख देने से ये बैलेंस हो गया। तो ये जो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत आसान होते हैं। टेक्स्ट बुक में 7-8 एग्जांपल है, 7-8 एग्जांपल प्रैक्टिस कर लोगे, सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के टाइम क्या करना है? सबसे पहले कॉमन सेंस यूज करना है। ओके, कि देखना है कि क्या बैलेंस्ड है, क्या अनबैलेंस्ड है, क्या 1-2 लीटर लिखने से हो जाएगा जैसे मैंने सिखाया। अगर अटक रहे हो तो पहले मेटल्स को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल्स को करो, फिर ऑक्सीजन को करो, फिर हाइड्रोजन को करो। तब ऐसे करो कि इसमें से मेटल कौन है, ये कौन है। अच्छा, एक चीज और समझाता हूं मैं तुमको अभी यहीं पे, कि भैया आपने कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 ही क्यों लिखा। अब देखो, कैल्शियम की वैलेंसी जहां मैंने बताया था वहां पे 2 थी, क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, Ca1 Cl2 2, ये फॉर्मूला समझे। ओके, H2SO4 की वैलेंसी भैया आपने यही क्यों लिखी, H2SO4 ऐसे क्यों लिखा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 मतलब 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H2SO4। तो ये जो मैंने ऑलरेडी सिखाया था तुम्हें, और तुमने जो ऑलरेडी 9th में सीखा था, उसी का इस्तेमाल करके सारे के सारे ये वाले बनते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग भी खत्म होता है। हम जितने भी टेक्स्ट बुक में रिएक्शन है सबको बैलेंस करके देखो अपने लेवल पे, आप सीख जाओगे। टेक्स्ट बुक में हार्डली 60-70 रिएक्शन नहीं होंगे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी अगर आपको एक प्रॉपर रिएक्शन का चार्ट चाहिए कि हाँ जितने रिएक्शन सब दे दो, तो इजी लर्निंग के एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, और बैच के बच्चों को हर बार मैं रिफ्रेश करके हर एक रिएक्शन सिखाता हूँ, तो बैच ज्वाइन कर लेना। चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। 4 मेजर प्रकार के रिएक्शन है। पहला वाला हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा भी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे और भी रिएक्शन है, बट वो कहीं ना कहीं इन्हीं के सब टाइप्स बन जाते हैं अगर ध्यान से देखोगे तुम, ठीक है। तो ये हमारे 4 मेजर रिएक्शन है, इनके डेफिनेशंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, या फिर इनसे आइडेंटिफाई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो आपको समझेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, नॉट रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन की ये वाला रिएक्शन लिखो। एक दो कोई भी रैंडम एग्जांपल भी पढ़ के जाओगे तो भी हो जाएगा, और पहचान में आना चाहिए मेन, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लेना, ये डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो, डेफिनेशन याद करना है तुम्हें। तो ये रिएक्शन देखो क्या है, पहला वाला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए और बी रिएक्टेंट के साइड में 2 हैं पर यहाँ पे 1 ही मिल रहा है, रिएक्टेंट के साइड में 3 होगा पर यहाँ पे 1 ही मिलेगा, रिएक्टेंट के साइड में 5 होगा पर यहाँ पे 1 ही मिलेगा। हम बोलते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं जो कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं, और फिर तुम्हें एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। पहचान इसकी ये है, इस तरफ 1 ही रहेगा। डिटेल्स में न जाते हुए एग्जांपल को समझते हैं। 1-2 चीजें हैं, 1 ही मिल रहा है, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे पता चलेगा? इस रिएक्शन में होता क्या है कि तुम्हारे पास जो अमोनिया है NH3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैसे हुआ भैया, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा बन जाएगा NH3, ठीक है। ये तुमको जैसे जैसे हर एक रिएक्शन में तुम्हें खुद करके ये चीज देखना पड़ेगा, धीरे धीरे तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये गैसियस स्टेट में रहेगा, बाय द वे स्टेट को याद मत करो अभी, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है तुम्हारे पास, ये शायद गलत भी लिखा हुआ है तो इसको इग्नोर भी मारो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तुम्हारे पास है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। जब दोनों को मिलाओगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl, ठीक है ना। तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
एग्जाम्पल के लिए एक मैग्नीशियम स्ट्रिप को तुम लेते हो और उसको तुम बर्नर पे बर्न करते हो, आसपास ऑक्सीजन होता है, ऐसे व्हाइट डैजलिंग लाइट से बर्न होता है, और ये भी यहाँ पे गिराओगे तो इसका ऐश गिरेगा व्हाइट कलर का। तो ये भी देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। कैसे बने भैया फॉर्मूला बना, तो देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, कट 1 2 1 जा 2 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे MgO। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, देखो 2 मैग्नीशियम यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। समझ आया? चलो आगे एक और रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड में तुमने पानी मिला दिया। ये रिएक्शन बार बार तुमको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तुमको क्या देख, जब तुम इसको टच करोगे थोड़ा सा ऐसे हाथ लगाओगे, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ये चूना है, चूना बेसिकली, तो चूने को पानी में डालोगे तो चूना पानी में मिल जाएगा, और तुमको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 2 और सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तुम्हें क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पर अगर मैं इसको छू के देखूंगा तो मुझे गर्म नजर आएगा, एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पे हीट निकलता है, और हीट निकलना मतलब एक्सोथर्मिक। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर की तरफ निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तुम हीट, मैंने तुम्हें पहले बताया था, ऐसे एरो पे लिख सकते हो या फिर अलग से भी प्लस हीट तुम लिख सकते हो, बट ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन के ही एग्जांपल है। देखो ये भी कॉम्बिनेशन ही है, दो चीजें मिलकर एक मिल रहा है, दो चीजें मिलकर के एक दे रहा है, पर इसमें तुम्हें गर्म करना पड़ेगा। तो इट इज लाइक कि आयरन में जब मैं सल्फर मिलाता हूँ, Fe मतलब आयरन फेरस, और ये Fe मतलब आयरन, ठीक है ना, और यहाँ पे S मतलब सल्फर, तो जब दोनों को मैं मिलाता हूँ तो FeS बनता है, पर बन नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा हीट कर दिया तो बन गया फट से। तो ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब मैं हीट कर रहा हूं, बट इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन। एंडोथर्मिक भी है बट कॉम्बिनेशन भी है। समझ में आ रहा है? एंडोथर्मिक मतलब मैं हीट दे रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, पानी को गर्म करने के लिए नीचे से हीट दे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो। पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनिक एसिड मिल रहा है, लिख लेना अपने टेक्स्ट बुक के अंदर कि कार्बन है, टेक्स्ट बुक में अंदर लिखा हुआ, बट तुम ऐसे लिखते चले जाना कि यूनिक इतनी चीजें हैं, तो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। चलिए अब सवाल देखना क्या है, कॉम्बिनेशन हो गया, 2 और मोर डैश कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सवाल का जवाब नीचे कमेंट में देना है। Which of the following is आर एंडोथर्मिक, इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक है, तुमको नीचे कमेंट में इसका आंसर बताना है, एबीसीडी में से कौन सा है। अब देखो अगला है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा है, समझना जरा ध्यान से। ए बी अलग हो गए, ए बी सी होता अलग हो जाता, ए बी सी डी होता तो ए बी सी डी सारे अलग हो जाते, ठीक है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट एक रिएक्शन के अंदर देता है तुमको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट। एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है ना। चीनी है तुम्हारे पास, बहुत कॉमन रिएक्शन है, पूछते हैं बार बार, C12H22O11, इसको क्या है, ये तुम्हारा शुगर है बेसिकली, ठीक है ना, दिस इज योर शुगर। अगर तुम चीनी को गर्म करोगे, ठीक है ना, तो ये काला पड़ जाएगा, तो कार्बन है, वो काला क्या है, कार्बन है, 12 कार्बन हो गया, और 11 पानी H2O देखने को मिलेगा तुम्हें। एक सिंगल चीज था जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, देखो 2 अलग चीजें तुम्हें मिल रही है। एक सिंगल रिएक्टेंट जो है तुम्हारा शुगर, वो कार्बन और पानी में अलग हो रहा है, तो यहाँ काला 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 तुम्हें कार्बन देखने को मिलेगा ऐसे, और वो पानी छोड़ेगा धीरे धीरे, टूट गया। ओके, एग्जांपल के लिए देखो ये सारे के सारे रिएक्शन जो है, ये सारे के सारे तुम्हारे कैसे हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे डिकम्पोजिशन है, बट किसी में तुम्हें हीट करना पड़ेगा तो वो एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुम हीट कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक एट द सेम टाइम। ओके, चलो आगे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वाटर नहीं है बेटा, ठीक है ना, ध्यान से देखो, H2O2 है, ये H2O नहीं है, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका नाम है, वाटर और ऑक्सीजन में टूट रहा है, ये तुम्हारा वाटर है H2O, ये तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ये है तुम्हारा पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। अब किसी चीज को तोड़ने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि तुम उसको गर्म करके तोड़ लो, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करो तुम तोड़ने के लिए। दूसरा ये हो सकता है कि तुम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, ठीक है ना, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तुम उसको तोड़ने के लिए, जैसे ये पानी को तोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो तुम गर्म करके भी कर सकते हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी कर सकते हो, तुम धूप में रख देते हो हीट करके, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं तोड़ने के।
ओके आगे बढ़ो। सवाल है सुगर ऑन हीटिंग फॉर्म्स कार्बन वाटर बोथ ए एंड बी नन, क्या बनाता है? नीचे कमेंट में तुम्हें इसका जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म, कमेंट में तुम्हें इसका जवाब देना। अब तक मैं 10 क्वेश्चन पूछ चुका हूं, मैं लगभग 26 से 27 क्वेश्चन पूछूंगा। तुमको हर एक सवाल का नीचे कमेंट में जवाब देना है, वही समझाता है कि तुम्हें समझ आ रहा है। ओके चलिए अब अगला है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़ा सिंपल है, हालांकि तुमने पढ़ा भी था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है मैं बताता हूं तुमको, याद करो। कॉपर सल्फेट, यहां लिख देता हूं तुमको समझ में आए इसके लिए। कॉपर सल्फेट याद है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, उसमें तुम जिंक मिला रहे थे। इधर लिखो उधर लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मिला था तुमको? जिंक सल्फेट मिला था और कॉपर बाहर चला गया था, याद है? अब जरा ध्यान से देखो, ए जब बीसी के साथ रिएक्ट करता है तो बी को बाहर कर देता है और एसी एक कंपाउंड बन जाता है। ए की जगह है तुम्हारा जिंक, बी की जगह है तुम्हारा कॉपर। बी बाहर चला गया, कॉपर बाहर चला गया और ए जो है वो सी के साथ एक कंपाउंड बना लिया, तो जिंक सल्फेट बन गया। पर जिंक इसको हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा कॉपर को, वो कैसे डिसाइड होगा मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। तो ये देखो कंपाउंड था जिंक सल्फेट, बन गया। क्यों? क्योंकि जिंक जो कि ज्यादा रिएक्टिव है उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो कि कम रिएक्टिव था उसको बाहर कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे ध्यान से देखो, कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी सीरीज, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि रिएक्टिविटी सीरीज याद करा दूंगा। तो ध्यान से देखो, ये लाइन याद रखना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। फिर से एक बार ध्यान से रिपीट करते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, instead try learning how copper saves gold. Please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves gold. ये लाइन याद रख लेना, 2-4 बार रिपीट कर लो। ये है तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज। जो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, चाहे वो कार्बन हो चाहे वो हाइड्रोजन, वो एक नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल है। जो ऊपर है वो नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमने देखा कॉपर नीचे है, जिंक जो कि ऊपर है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक कॉपर को हटा पाए, अगर नहीं तो नहीं हटा पाए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो वही वाला है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, जिंक का डस्ट है। जब जिंक डस्ट इसमें मैं डालता हूं मान के चलो, तो क्या होता है, मेरा बनता क्या है जो मैंने तुम्हें दिखाया था, थोड़ा एनिमेशन गड़बड़ हो गया। ठीक है चलो यहाँ पे रिएक्शन देखो, उसी की तरह और रिएक्शन देखो। कॉपर सल्फेट है तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे पास आयरन है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किसके मुकाबले? कॉपर। कैसे पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज देख करके। तो वो कॉपर को हटा देगा, आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर बाहर चला जाएगा। इट इज आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है कॉपर सल्फेट है तुम्हारे पास, यहाँ पे लीड है, लीड इज मोर रिएक्टिव देन दिस कॉपर, तो लीड इसको हटा देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ होता नो रिएक्शन। ठीक है ना, तो लीड इस कॉपर को हटा देगा और लीड सल्फेट बनाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब ऐसे ही होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। मैं समझाता हूं तुमको, थोड़ा सा समझो पहले। एग्जाम्पल के लिए जब मैं कहता हूं HCl, तो यहां पे H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, आयोनिक कंपाउंड है। जब मैं कहता हूं H2SO4, ओके, तो यहां पे H के ऊपर पॉजिटिव है और SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हो? ये आयंस है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अच्छे से पढ़ लेना केमिस्ट्री में, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मेरा ही वन शॉट वीडियो है, सर्च करो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट शुभम झा और देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है अच्छा एग्जांपल के लिए ले लो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके एग्जांपल के लिए ले लो NaCl, ठीक है, NaCl ये सॉल्ट है, वो एसिड थे, ये सॉल्ट है। Na के ऊपर पॉजिटिव है, Cl के ऊपर नेगेटिव है। एग्जांपल के लिए एक बेस ले लो NaOH, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। समझ गए? तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। ठीक है अब ध्यान से देखो, मान लो A के ऊपर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ओके, B के ऊपर नेगेटिव है, C के ऊपर पॉजिटिव है, D के ऊपर नेगेटिव है। अब होता क्या है कि a reaction in which ions in the reactant exchange to form precipitate is called as a double displacement reaction. Precipitate मतलब जिसको हम डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे। ओके तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा, तो A D, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा, तो देखो B C।
उदाहरण देख के समझते हैं। ये वाला एक रिएक्शन है जो तुमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, ठीक है ना? क्यों पढ़ा था तुमने वो बाद में बताऊंगा। तो सोडियम क्लोराइड है तुम्हारे पास इधर, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब यहाँ पे समझने वाली बातें ध्यान से सुन लो, कुछ समझने वाली बातें। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर निगेटिव है, Ag के ऊपर पॉजिटिव है, NO3 के ऊपर निगेटिव है। नाम मैंने लिख दिया। जब मैं ये टेस्ट ट्यूब को इसमें पलट दूंगा, सारा मिक्स कर दूंगा, तो एक केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद सब कुछ मिक्स कर दिया मैंने, मान लो, ठीक है ना? तो Ag जिसके ऊपर पॉजिटिव था, NO3 जिसके ऊपर निगेटिव था, Na जिसके ऊपर पॉजिटिव था, Cl जिसके ऊपर निगेटिव था, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा, तो AgCl के साथ जाके AgCl बना लेगा, और नीचे जमा हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ऐसे नीचे जमा हो जाएगा प्रेसिपिटेट के तौर पे, ठीक है? अच्छा, Na का पॉजिटिव NO3 के निगेटिव के साथ निकल जाएगा और NaNO3 बनाएगा। समझ आ गया? तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल के लिए देखो, K2 के ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर निगेटिव है, Ba के ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर निगेटिव है, Ba के ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर निगेटिव है, Zn के ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर निगेटिव है। अब तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि जो है वो SO4 के साथ निकल गया, जो यहाँ का Ba है वो यहाँ का CrO4 के साथ यहाँ आ गया। कितना सिंपल है, देखो सिंपल है, ठीक है ना? Ba जो है वो SO4 के साथ बेरियम सल्फेट बना रहा है, Zn जो है वो Cl के साथ जिंक क्लोराइड बना रहा है। अब मुझे तुम बताओ, क्या ये ZnCl सही लिखा है या गलत लिखा है? तुम्हें कमेंट में बताना है कि क्या ZnCl जिंक क्लोराइड होगा या फिर ZnCl2 जिंक क्लोराइड होगा, दोनों में से क्या सही है? ये तुमको सच में कमेंट्स में लिखना, और यही साबित करता है कि तुम चीजों को समझ भी रहे हो और तुम टीचर को बोले जाने वाली चीजों को फॉलो भी कर रहे हो। नॉट लाइक योर स्कूल का टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें समझ भी आ रहा है यहां तक, तभी तुम वीडियो देख रहे हो। समझ आ रहा है? तो जो मैं बोल रहा हूं उन एक्टिविटीज को करो। जब तुम उन एक्टिविटीज को करोगे तभी तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ेगी और तुम एक नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। समझ आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सवाल है, कंप्लीट द रिएक्शन NaCl प्लस AgNO3 क्या होगा? कमेंट में नीचे जवाब दे देना है, तुमको मैंने ऑलरेडी सिखाया। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। बनने को तो किसी में बन सकता है, पर हमने कहा पढ़ा था वो तुम्हें कमेंट में जवाब देना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने बहुत अनुभव के साथ, मेरी पूरी टीम ने बहुत दिल से पढ़ाया है। आई रियली वांट कि आप भी हमारे बैच का हिस्सा बनो, कि आप ही जैसे बच्चे थे ये जो यूट्यूब पे पढ़ते थे और आ गए। अब फिर से वीडियोस बना रहा हूं तो इसमें से भी कई सारे बच्चे पढ़ेंगे और बैच में आ जाएंगे, और भाई फुल ऑन धमाल होता है। इजी लर्निंग इज द बेस्ट ऑनलाइन क्लास इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9, 10, 11, 12 और 10th के लिए तो सुपर्ब है, ठीक है? ये मैं नहीं कहता हूँ, रिजल्ट कहता है भाई। महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के रैंक 1 स्टूडेंट आ रहे हैं। 127 बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया। लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच होता है, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं भाई, कमाल के टीचर्स हैं, बेस्ट फैकल्टीज हैं। पिछले 5-6 साल से रिजल्ट लाए जा रहे हैं ऑनलाइन में। जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ ना कोविड के बाद से, तब से हम रिजल्ट लाए जा रहे हैं। तो आप डेफिनेटली कॉल करिए, हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात करिए। किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी डाउट है तो टॉक टू द एजुकेशनल काउंसलर 8527529111 या फिर 813003001121 कॉल करके बात करिए और अपने बैच से रिलेटेड डाउट को क्लियर करिए एंड बैच में एडमिशन सिक्योर करिए। चलिए, अब मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे गौर फरमाऊंगा, ठीक है ना? हमने क्या क्या पढ़ लिया पहले वो देख लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वाली चीजें पढ़ ली हैं, हमने चेंजेस पढ़ लिए, फिजिकल केमिकल जिससे भी क्वेश्चन पूछा था, केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया, इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे थे, बाकी तो नहीं पूछते हैं बट बेसिक है ये। बैलेंसिंग हमने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। टाइप्स ऑफ सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए। यहां तक में ना जितना मैंने आपको पढ़ाया है 60% बोर्ड के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे गए हैं। मतलब समझ लो आप 60 to 70% आपका हो गया 1 घंटे के अंदर। हम क्वेश्चंस देखेंगे कि बोर्ड में कैसे पूछे गए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। मैं आपको नीचे दिखा दूंगा और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 5 लाइन याद रखने हैं खाली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड भी सिंपल सॉर्टेड क्वेश्चन पूछते हैं, आपको 2-4 लाइन में याद हो जाएगा। करोजन एंड रेसिडिटी बहुत सिंपल है, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक का हर एक रिएक्शन हमने कवर किया, बैच में आ जाओगे और मजा आ जाएगा। सवाल देखो क्या है, बड़े प्यारे प्यारे सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, 1 मार्क के लिए। कॉपर सल्फेट को जब मैं जिंक के साथ रिएक्ट कराता हूं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिलता है। ये किस प्रकार का रिएक्शन है? क्लियरली हमें पता है ये डिस्प्लेसमेंट प्रकार का एक रिएक्शन है, राइट? चलो फिर है, व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू गेट फ्रॉम द गिवन रिएक्शन? कैल्शियम कार्बोनेट जो है
उसको मैं हीट कर रहा हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जो कि हवा में जा रहा है। सबका स्टेट लिखा हुआ है ऑलरेडी, याद करने की जरूरत नहीं। सॉलिड स्टेट में ये गैस बन के ऊपर जा रहा है। ये आंसर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको ये समझ में आएगा इसको देख करके। मैंने आपको समझाया था कि रिएक्टेंट मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाला, प्रोडक्ट में मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड है। इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो उससे होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये एक एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन है। एंडोथर्मिक इसलिए क्योंकि हम हीट कर रहे हैं, और डिकम्पोजिशन इसलिए क्योंकि एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है। 2 मार्क्स 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, समझ गए। चलो और क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट ही देखा, यही है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। गिव साइंटिफिक रीजन पूछा जाता है। व्हेन गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, इसको जब मैं हीट करता हूं, अभी पीछे हमने यही रिएक्शन देखा, बार बार पूछते, मैंने आपको बताया भी था। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता, याद रखो। तो व्हेन द गैस फॉर्म्ड, ये जो गैस हमारा बन रहा है जो हवा में जा रहा है, ये रिएक्शन बिल्कुल याद रखना, बार बार पूछते हैं, ठीक है ना। इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसके साथ जब हम पास करते हैं तो जो मेरा लाइम वाटर है ये वाला, वो मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या है कि जब मैं हीट करता हूं लाइमस्टोन को, ये वाला रिएक्शन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं पानी के अंदर डिसॉल्व कर देता हूँ, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको जब मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि यहाँ बना था, उसको जब मैंने पानी लिक्विड स्टेट में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, CaOH ट्वाइस। अच्छा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ बना था उसमें से पास होता है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, तो वो मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का वापस। तो यही कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का थोड़ी देर बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, और वही प्रेसिपिटेट के कारण ये थोड़ा सा हमको व्हाइटिश दिखता है। आप पर्टिकुलरली ये वाला रिएक्शन यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हो, अगर आपके स्कूल में लैब में नहीं कराया गया होगा तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 3 मार्क 2 मार्क के लिए पूछा था ये। देखो अगला, देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट रिएक्टेंट्स। अच्छा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। two or more products are formed from a single reactant, decomposition। ठीक है, 2 और more सिंगल रिएक्टेंट से बन रहा है। देखो फिर से, विथ रेफरेंस टू द डायग्राम गिवन, ये जो नीचे डायग्राम है देखो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। लाइम वाटर मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां से जो गैस बाहर निकलेगा वो गैस कौन सा होगा हीट करने से, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तुम्हें रिएक्शन समझ में भी आ रहा होगा, डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, which type of chemical reaction, कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन, राइट द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, राइट द नेम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका सारा जवाब है जो हमने पीछे ऑलरेडी 75 बार हमने देख लिया यहाँ पे, तो आपको सारी चीजें पता है, आप कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग। CuI2 ब्राउन कलर का होता है, तो AgCl का कलर क्या होगा, ये व्हाइट कलर है या क्या है, थोड़ा रिसर्च करना कि इज इट ऑफ व्हाइट कलर, सर्च करना थोड़ा सा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। C12H22O11 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 12 कार्बन 11 H2O। इस तरीके से बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क के लिए। अच्छा, आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, 3 नंबर के लिए पूछा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, केमिकल चेंज। एवापोरेशन ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज। आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, फिजिकल चेंज। नंबर के लिए तो जो मैंने तुम्हें बताया वही सारे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला देखो, एक्सोथर्मिक कौन सा है, जिसके बाहर हीट लिखा हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कौन सा है, जिसके ऊपर ये वाला सिंबल है या आगे हीट लिखा हुआ है, तो ये वाला एंडोथर्मिक है। फिर देखो, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स अस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये मेरा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी, ये कॉम्बिनेशन है और ऑक्सीडेशन भी है वैसे। पोटेशियम क्लोराइड टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दे रहा है, ये डिकम्पोजिशन है मेरा, समझ गए। ये डिस्प्लेसमेंट है वैसे, अगर मैंने डिकम्पोजिशन बोला हो तो कितने सिंपल सटीक प्यारे सवाल पूछे जाते हैं, देख रहे हो तुम। फिर से देखो, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर से रिपीट हुआ, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट,
हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये वाला बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं ना, केमिकल रिएक्शन बी राइट रिएक्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट को राइट हैंड साइड लिखते नहीं, फॉल्स है बात, और प्रोडक्ट को लेफ्ट में लिखते उल्टा लिखा हुआ है, इट्स फॉल्स। एक मार्क के लिए पूछा था। फिर से देखो वही टाइप का क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ करोगे तो क्या होगा, FeSO4 प्लस कॉपर। किस टाइप का रिएक्शन है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेरिलियम ऑक्साइड का ये है, तो बेरिलियम क्लोराइड का क्या होगा बताओ। अब देखो ना, BeO कैसे बना, दिमाग लगाने वाली बात, हालांकि तुम याद कर लोगे। BeO में ऑक्सीजन का 2 है, इसका भी 2 है, कट कट 1 1 ऐसे बना है। बेरिलियम क्लोराइड बोल रहा है तो ठीक है ना, Be का होगा 2 और क्लोरीन का होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, BeCl2। तो ये ले लो BeCl2। अब ये सही है गलत है, सोचो क्या लॉजिक सही था गलत था। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द अल्फाबेट। कंबशन ऑफ अ कोल इन एयर इज, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो कॉम्बिनेशन है, यस। बाकी कुछ है क्या, नहीं। इन द फॉलोइंग द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर, पढ़ोगे थोड़ा सा, पिल ग्रीन इन कलर होता है, तो समझ में आएगा ये सब, समझ रहे हो। तो बड़े चिंदी मिंदी को, अभी एक भी क्वेश्चन में तुम्हें लगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लिख दिया है, मुझे 10 लाइन लंबा केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, अरे मुझे तो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस याद होने चाहिए, एक में भी लगा है तुमको। आसान क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम का, बस थोड़ा ईमानदारी से पढ़ो मेरे वीडियो से, हमारे बैचेस से सब कुछ इजी हो जाएगा। ऐसे बच्चे 100% थोड़ी लेके आ रहे हैं, पढ़ाते हैं वैसा। अच्छा अगला देखो क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द अल्फाबेट। अ रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट, वही वाला रिएक्शन फिर से पूछ लिया, Fe प्लस कॉपर सल्फेट क्या होगा, तुम्हें पता है, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो आंसर द फॉलोइंग, ये रिएक्शन अभी मैंने तुमको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट द डेफिनेशन लिख देना उसका, एक्सचेंज ऑफ आयन वाला, राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा था। अब रुक जाएं, थोड़ा सा खुद भी कर लोगे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करा दो क्या। चलो यहाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा है 3 नंबर के लिए, ये इसका आंसर है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये लर्न कर लेना, बहुत इजी आंसर है, समझा भी देता हूँ। व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, क्या सिमिलैरिटी है, तो मैंने यहाँ पे सिमिलैरिटी बताया, यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया, बिल्कुल यही लर्न करके जाना, ठीक है ना। 2 इवेंट है, एक इवेंट में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल रहे हैं और एक इवेंट में हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल रहे हैं। ओके, मैं समझाता हूं पहले, ये समझना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मेरा, वो क्या है, एक बेस है, इवन अल्काली है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। वहीं पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो एक मेटालिक ऑक्साइड है, वो बेसिक नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है, मतलब वो भी एक प्रकार से बेस ही है। कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्सीजन है, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। नहीं तुम्हें पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है ना, नहीं याद है तो अब इतने नॉलेज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, इतने से नॉलेज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, ये दोनों चीजें हमें क्लियर है। तो कह रहा है कि सिमिलैरिटी क्या है, तो NaOH ले लो या CaOH ले लो, दोनों पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ये पहली सिमिलैरिटी है। ओके, NaOH जो है वो डिसॉल्व होता है पानी के अंदर और एक्वस NaOH बनाता है, बाकी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तुम्हें कुछ इतना याद नहीं रखना, तो इतना याद रखना कि दोनों ही पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ये पहली सिमिलैरिटी है। ओके, कौन क्या बनाता है उसमें ज्यादा मत घुसो अगर नहीं चाहिए तो। अच्छा, दोनों, अगर मैं NaOH का टेस्ट करूंगा या फिर जो बना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों को पानी में मिलाने के बाद अगर मैं टेस्ट करूंगा तो बिटर टेस्ट का होगा, और अगर उसमें मैं लिटमस पेपर डालता हूं तो लाल लिटमस पेपर ब्लू बन जाता है। इससे हमें समझ में आ रहा है दोनों बेसिक नेचर का है, बेस है, जो मैंने तुम्हें समझाया। अच्छा, दोनों ही इवेंट एक्सोथर्मिक इन नेचर है, मतलब जब मैं पानी के अंदर NaOH मिलाऊं या पानी के अंदर मैं CaO मिलाऊं, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड नॉट हाइड्रोक्साइड, अगर मैंने हाइड्रोक्साइड बोला हो गलती से तो माफ करना, ठीक है ना। तो दोनों में ही जो टेस्ट ट्यूब है या फिर जो बीकर है जिसमें मैं मिला रहा हूं वो गर्म पड़ जाएगा, मतलब एक्सोथर्मिक है। ये सिमिलैरिटी हो गई 3। ओके, अब डिफरेंस देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाईली सॉल्युबल है, बहुत आराम से पानी में पूरी तरीके से मिल जाता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा वो थोड़ा कम सॉल्युबल है। डिफरेंस ये है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मोनो एसिडिक बेस है, मतलब एक OH है इसमें खाली, जबकि CaOH जो है इसमें 2 OH है, ये डाई एसिडिक बेस है, ठीक है। अच्छा, NaOH जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, जो हमने यहाँ पे बात किया, इसके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, जबकि जो CaOH है वो एक वीक बेस है, पूरी तरीके से पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक वीक बेस है।
यही आपको बिल्कुल याद करना है, ठीक है। चलिए अब यहां तक हमारा ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक होता है खत्म। 1 घंटे 9 मिनट 19 सेकेंड से मैं लगातार रिकॉर्ड किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है और मैं अभी रुकने वाला भी नहीं हूँ। थोड़ा पानी पीऊंगा, अब भी पानी पियो, पानी पीते रहना चाहिए, बॉडी हाइड्रेटेड रखना है। इट्स ऑलरेडी 3:30 हो रहा है। मजा आ रहा है यार, मतलब ऐसा नहीं कि मैं थका नहीं हूँ। 1 घंटे रिकॉर्ड करना इतनी एनर्जी के साथ, लगातार उतना पीपीटी बनाना, सारे क्वेश्चन लेकर के आना, थक तो डेफिनेटली जाता हूँ मैं, लेकिन मजा आता है कर लेने के बाद, एक अलग सुकून मिलता है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ तक अगर तुम देख रहे हो तो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप लोग वीडियो देख करके एडमिशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। लेते हो तो उससे क्या होती है, पूरी टीम की सैलरी जाती है, आपका रिजल्ट आता है अच्छा, आपको भी बहुत मदद हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट कम होते हो, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है। टॉकिंग विद वेरी मच हर्ट, दिल से बात कर रहा हूँ। नहीं लेते हो तो नहीं लेते हो, कहाँ करते हो पता नहीं, बट ये वीडियो से तुम्हारी हेल्प हो जाती है, उस बात की खुशी होती है। डेफिनेटली लोगों तो मजा आएगा बैच में, मतलब एक अलग इंटरेक्शन होता है, समझ रहे हो तुम, मतलब एक वीडियो से पढ़ रहे हो, तुम मेरे से बातचीत कर रहे हो, मुझे भी मजा आएगा ना यार। इट्स नॉट ओनली कि तुम्हारा फायदा है बैच में आगे, मेरा भी फायदा है, मेरे को 4 पैसे मिलते हैं जिससे सबकी सैलरी जाती है, पूरी कंपनी चल रही है इजी लर्निंग। साथ ही साथ तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है उसमें, तुम मैटर करते हो, ट्रस्ट मी। कल को अगर मैं पलट भी जाऊं अपनी बात से कि नहीं तुम नहीं मैटर करते हो, तुम मैं डांट दूं, ठीक है ना, तुम्हारी किसी हरकत पे, लोग करते हैं ऐसी हरकतें, बट स्टिल यू मैटर अ लॉट टू मी, तुम बहुत मैटर करते हो। एंड मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ाने में। बैच के अंदर बड़ा इंटरेक्टिव क्लासेस होता है, डांटो चिल्लाओ बच्चों को, मोटिवेट करो, समझ रहे हो, एक अलग एक्सपीरियंस होता है बैच। जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं हमसे, उन्हीं को पता होगा कि कितना मजा आता है। बच्चे इंस्टेंटली डाउट पूछते हैं कि भैया ये क्या है, वो क्या है। अब एग्जांपल के लिए मैं भी बताऊंगा नहीं तुम्हें, लेकिन बैच में बच्चे क्या पूछते हैं पता है, भैया बताओ ये मोनो एसिडिक बेस क्या होता है और ये डाई एसिडिक बेस क्या होता है। फिर मैं उनको डांटूंगा, अबे नहीं तुम्हें क्या पढ़ा था, मोनो एसिडिक बेस क्या होता है तुझे नहीं पता, डाई एसिडिक बेस क्या है। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में जाकर के, पहले डांटूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। वो लोग भी ध्यान देते हैं, तो एक अलग ही फील है यार बैच में, तुम ज्वाइन करो। मतलब मेरी ये दिल से इच्छा है कि अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, बिंदास ज्वाइन करो। बहुत पैसे भी नहीं है, सारे सब्जेक्ट पूरे साल का, आपको 11th का पूरा गाइडेंस भी मिलेगा कि 11th में क्या करना नहीं करना। 10th के पढ़ाएंगे, 11th में गाइड करेंगे खाली कि कहाँ साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, कहाँ पढ़ना चाहिए। तो पूरा पैकेज होता है भाई। चलो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो, इस टॉपिक का मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा, और इससे रिलेटेड सिंपल सा एक ही क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, घुमा फिरा के, अलग अलग तरीके से। तो ये वाली चीज को याद रखना, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा तुम्हें। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, ये 5 फैक्टर्स हैं। एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर, तो मैं ये पांचों तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तुम कोई भी एक एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर है, हर एक चीज को समझते। तो पीवाई क्यों समझ में आ गया, इसका किस तरीके का पूछते हैं। अब हम समझते हैं कि भैया क्या है ये टॉपिक। टॉपिक का नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितनी तेजी से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन तेजी से हो रहा है, जल्दी हो जा रहा है, कोई थोड़ा स्लो हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या फैक्टर्स है। हम 5 फैक्टर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं एक लाइटर लेता हूं और स्टोव पे जाके करता हूं, फट से आग लग जाती है, राइट, एक फास्ट रिएक्शन है। वहीं पे एक जो लोखंड का ब्रिज है, वो धीरे धीरे उस पर जंग लग रहा होता है, स्लो रिएक्शन होता है। एक सेब को अगर मैं काट करके ऐसे खुले में रख दूं, फट से वो काला पड़ने लगता है, धीरे 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 धीरे, मतलब आधे घंटे में वो काला पड़ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि फट से इन द सेंस, ऐसा नहीं कि फट से काला पड़ जाएगा, धीरे 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 आधे घंटे के अंदर, मतलब आधा घंटा बहुत देर भी नहीं हुआ, काला पड़ जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो तुरंत हो जाती है, समझ रहे हो, कुछ फास्ट होता है, कुछ स्लो होता है, मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, सम रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ को बहुत तेजी से होती है, कुछ को बहुत लंबा समय लग जाता है, बहुत स्लो होती है। द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट, कौन सा रिएक्शन कितनी देर में होगा ये अलग अलग है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए। अब समझना एग्जांपल के लिए, यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर, एक एग्जांपल, लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड। दूध का अगर दही बनाना है तुमको घर पे, तो बहुत ज्यादा समय लगता है ठंड के मौसम में, लेकिन वही गर्मियों के मौसम में यही चीज बहुत जल्दी हो जाता है। ड्यूरिंग समर द रेट ऑफ सेटिंग मिल्क इंक्रीजेस एंड द कर्ड इज फॉर्म्ड अर्ली, बहुत जल्दी तुम्हारा दूध का दही बन जाता है। तो ठंड में किसी चीज को ज्यादा टाइम लग रहा है, गर्मियों में वो जल्दी हो जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, उन्हीं रीजंस के बारे में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। पहले सवाल का जवाब दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ स्लो रिएक्शन, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा स्लो रिएक्शन है।
Which of the following in the condition our rate of setting of the milk into curd is high? कब हमारा दही जल्दी जम जाता है? इस सवाल का जवाब दो और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैंने बोला 5 फैक्टर होता है। पहला होता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा होता है तुम्हारा साइज पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, तीसरा होता है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फिर होता है तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन और फिर होता है कैटलिस्ट। हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब क्या होता है। ओके, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, वो जो डिकम्पोजिशन में मैंने तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, याद है? बस वही है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। समझ रहे हो? जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी रिएक्ट करेगा। एग्जांपल के लिए समझते हैं, मेरे पास देखो सेम सेटअप है, ध्यान से देखो, ये भी एक बीकर है, ये भी एक बीकर है, इस बीकर में भी कुछ माल मटेरियल है, इस बीकर में भी कुछ माल मटेरियल है, दोनों में लिक्विड डाला हुआ है, सेम टू सेम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना। एक में मैंने जिंक डाला है, एक में मैंने एल्यूमिनियम डाला है। जैसे मैं डालूंगा बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। एक में बहुत तेजी से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक में धीरे धीरे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्यों बबल्स फॉर्म होते हैं? जब भी एक मेटल को एसिड के अंदर डाला जाता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ये हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है ना। तो मेटल क्या है? एल्यूमिनियम या फिर जिंक। एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बनेगा क्या? एक सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये जो बबल्स बन रहे हैं मेरे, ये उन्हीं हाइड्रोजन गैस के बबल्स। ओके, इसमें ज्यादा बन रहे हैं, इसमें कम बन रहे हैं। इसमें ज्यादा बन रहा है, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव। यहाँ पे देखो रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड गिव्स मी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही याद रखना। तो मेटल एल्यूमिनियम है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सॉल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। दूसरा मेरे को जिंक प्लस सेम, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहां पे मुझे पता है कि नेचर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये मुझे याद है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, ट्राई इंस्टीड लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो मेरा जो एल्यूमिनियम है वो यहाँ पे है, मेरा जो जिंक है वो यहाँ पे है, एंड दैट्स द रीजन कि एल्यूमिनियम में ये ज्यादा बबल्स फॉर्म हो रहे थे, जिंक में कम फॉर्म हो रहे थे। गॉट इट? क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। चलो अगला क्या है? साइज पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। साइज पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट, मान लो कि तुम तो मैं कहता हूं मुझे शरबत बना के पिलाओ, और शरबत बना के पिलाने के लिए मैं तुम्हें ये बॉटल में से पानी देता हूं, तुम चीनी लेके आते हो। एक बच्चा चीनी लेकर के आता है जो बड़े बड़े दाने होते हैं और इसमें डाल करके मिलाता है, और दूसरा बच्चा जो चीनी लेकर के आता है वो छोटे छोटे दाने लेकर के आता है। फिर से एक बार, एक बच्चा बड़े बड़े दाने चीनी के लेके आता है, एक बच्चा छोटे छोटे दाने चीनी के लेके आता है। जल्दी कौन सा इस पानी में घुल मिल जाएगा? ऑब्वियसली कौन घुलेगा मिलेगा ज्यादा जल्दी? ज्यादा जल्दी इसके अंदर छोटे छोटे दाने घुल जाएंगे। तो साइज पार्टिकल से भी फर्क पड़ता है। तो देखो, दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और मैं क्या कर रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया। एक में मोटा टुकड़ा डाला है, एक में छोटा छोटा टुकड़ा डाला है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब ये भी रिएक्शन देखो, आपने 9th में पढ़ा है कि जब भी कोई मेटेलिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को एसिड में डालोगे, जब भी तुम्हें मेटालिक कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में मोस्टली तुमने पढ़ा था, तुम एक एसिड में डालोगे तो तुम्हें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। देखना आप ध्यान से, सॉल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम इसमें डाल रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा बबल्स फॉर्म हो रहा है, जो बता रहा है जल्दी रिएक्शन हो रहा है, इसमें स्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो छोटे पार्टिकल जल्दी रिएक्ट करते हैं। ये सॉल्ट हो गया तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस तुम्हारा वाटर फॉर्म होगा। क्लियर? जल्दी कौन होगा? छोटे पार्टिकल्स वाला जल्दी होगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स, हायर इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जल्दी केमिकल रिएक्शन होता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मान लो कि तुम्हारे पास एक ये है, ठीक है ना, रुआबजा या सिरप मान लो कोई, तो और उस सिरप बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो तुम उसमें थोड़ा पानी मिलाओगे जिससे वो क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा। As we add water to the concentration decreases, मतलब किसी भी चीज में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या फर्क है कि ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड सिरप है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये तुम्हारा डाइल्यूट सिरप है। डाइल्यूट मतलब तुमने उसको पतला कर दिया पानी मिला करके, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा गड़ा है वो चीज, उसमें पानी वानी बहुत कम है, ना के बराबर है। तो जब भी कोई भी चीज कॉन्सेंट्रेटेड में होता है तो जल्दी रिएक्ट करता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, HCl है तुम्हारे पास, दोनों में एक में तुमने डाइल्यूट HCl लिया है, एक में तुमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया है। मतलब इसमें पानी ज्यादा है, एसिड कम है, इसमें बहुत ज्यादा एसिड है, पानी कम है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब, ठीक है ना। तो डाइल्यूट यहाँ पे दोनों में तुमने क्या किया? सेम रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर डाल दिया। तो जब मेटल को कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम किसके साथ रिएक्ट कराओगे? एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, तो पहले वाली रिएक्शन है सॉल्ट
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होगा, ठीक है, याद रखने के लिए। पर जल्दी किसमें फॉर्म होगा? तो जल्दी तुम्हारा फॉर्म होगा इसमें, जिसमें तुमने कॉन्सेंट्रेटेड डाला। स्लोली फॉर्म होगा तुम्हारा इसमें, जिसमें तुमने डाइल्यूट डाला है। रिएक्शन वही है तुम्हारा, ठीक है ना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्शन वही था भाई दबे। अब बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब मान लो तुम कोई भी चीज गर्म कर दो, जैसे गर्मी में दही जल्दी क्यों जम जाता है? क्योंकि हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन जल्दी होता है, लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्लो होता है, सिंपल है, ठीक है ना। तो मान लो वही कैल्शियम कार्बोनेट है तुम्हारे पास, उसको तुम हीट करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। या फिर तुम आयरन में सल्फर मिलाते हो तो तुम्हारा FeS बन जाता है, फेरस सल्फाइड बन जाता है। सल्फेट बोल दिया था क्या मैंने? फेरस सल्फाइड बन जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर तुम्हारा ये मान लो ऐसे होने में अगर इसको 2 घंटे लग रहा है लेट्स से, तो यहीं पे अगर तुम इसको थोड़ा सा हीट कर दोगे, तो हीट करने के बाद तुम्हारा यही रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, शायद 10 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए। तो जो रिएक्शन का रेट है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, ठीक है। अगला आखिरी है कैटलिस्ट। तो मान लो कि ये तुम एक रिएक्शन कर रहे हो कि पोटेशियम क्लोरेट है तुम्हारे पास KClO3, इससे तुमको डिकम्पोज करके KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाना है। बट ये बन नहीं रहा है। तुमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा के देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने पार्टिकल्स के साइज को घटा के देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो अब तुम क्या करोगे? तुम एक कैटलिस्ट इसके अंदर ऐड करोगे, MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड, सॉरी। The rate of the above reaction neither increases or by reducing the particle size nor by increasing the temperature। ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से ना पार्टिकल्स के साइज छोटा करने से जल्दी हो रहा है रिएक्शन। तो तुमने क्या किया? इसके अंदर एक कैटलिस्ट डाल दिया, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, कॉजिंग अ केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। और प्रोडक्ट बदला क्या? नहीं, प्रोडक्ट वही है। कहीं भी MnO दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा, प्रोडक्ट नहीं बदला, वही प्रोडक्ट है, बस जल्दी हो गया, जस्ट बिकॉज एडिंग दिस मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो वो सब्सटेंस मेरा कैटलिस्ट है। तुम यहां पे देखो, H2O2 gives me H2O plus O। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला हमारा एग्जांपल है। इसमें भी अगर मैं कैटलिस्ट डाल दूंगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड या फिर कोई और, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा डिकम्पोज। तुम कैटलिस्ट को ऐसे समझो कि तुम जिम जाते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, अपने लिए वर्कआउट करते हो, पर तुम्हारी क्रश तुम्हारे सामने आ जाती है, तो उसके बाद तुम और ज्यादा वजन उठाने लगते हो, तुम्हारा जल्दी जल्दी तुम करने लगते हो, तुम मोटिवेट हो जाते हो। क्या उसने हेल्प की तुम्हारी? नहीं, बस उसके प्रेजेंस के मात्र से। क्या बॉडी उसकी बनी? नहीं, तुम्हारी बनी। प्रोडक्ट नहीं बदला, बॉडी बना रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो। लेकिन 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 हुआ क्या कि तुम अब उसको देख करके जल्दी कर रहे हो, तो वो कैटलिस्ट का काम कर रही है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा पूछा है बोर्ड एग्जाम में पहले, तो तुम ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? हमें पता है, नेचर वाला है, साइज वाला है, कॉन्सेंट्रेशन वाला है, टेम्परेचर वाला है, कैटलिस्ट वाला है। तुम्हें कोई भी एक समझा देना है। मैंने यहाँ पे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट समझा दिया है, जो मैंने पढ़ाया था उस तरीके से। तुम कोई भी एक बता सकते हो तुम्हारे हिसाब से, किताब से, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, CO2 इज फॉर्म्ड विथ बाय फास्टर रेट विथ। किससे बनता है? जो बबल्स बन रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड वाले, जब मैं मेटालिक कार्बोनेट को मिला रहा था किसके अंदर? एक एसिड के अंदर। तो किस में जल्दी हो रहा था? सॉलिड वाले में हो रहा था कि पाउडर वाले में हो रहा था, या फिर दोनों में हो रहा था? ना, फास्टर रेट से। यहाँ पे पूछा है भाई फास्टर रेट किस में हो रहा था? तुम्हें जवाब पता है, कमेंट में लिखना, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एलिमेंट कंपाउंड्स। सवाल का जवाब नीचे कमेंट में लिखना है। 17वां क्वेश्चन, रेट ऑफ अ रिएक्शन डैश ऑन डैश द टेम्परेचर। इसका भी जवाब नीचे कमेंट में देना है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज अ एसिड बेस्ड सॉल्ट या कैटलिस्ट? नीचे कमेंट में जवाब देना है, क्लियर है। यहां तक सारी चीजें समझ में आई। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे कुछ चीजें हैं जो मोस्टली टीचर छोड़ देते हैं। और टीचर छोड़ते क्या है, मैंने कई बार पढ़ाया आसान करके, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता वो आसान। आज मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बैच में बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं पता है बच्चों को क्या आसान लगता है, क्या मुश्किल लगता है। मैं एकदम आसान करके तुम्हें समझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा है, कैसे तुम्हें आंसर लिखना है। तुम समझने की कोशिश करना। 2 तरीके से बताऊंगा, जो समझ में आ जाए तुम्हें, ठीक है ना। पहला, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और दोनों जब साथ में होता है तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे रेड और ऑक्स 2 शब्द दिख रहा है। रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। क्या है दोनों का मतलब? हर एक के 3 मतलब है। यहाँ पे समझो, ऑक्सीडेशन का एक मतलब होता है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि तुम किसी चीज में ऑक्सीजन डाल रहे हो। एग्जाम्पल के लिए कार्बन है, उसमें तुम ऑक्सीजन मिला देते हो, तुम्हारा बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन था क्या? नहीं। अब कार्बन के पास ऑक्सीजन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी चीज में से हाइड्रोजन निकाल लेना। एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, CH4 है और तुमने इसका CH3 बना लिया और एक हाइड्रोजन तुम्हारा निकल गया। इट इज नॉट अ राइट इक्वेशन, बट स्टिल CH4 था, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन था, अब 3 ही बचा है। तो ये भी क्या है? एक रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट रैंडमली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इस आयरन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इस आयरन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ रहे हो? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव घटा, इसलिए तो पॉजिटिव बढ़ गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों क्या है? हमारा ऑक्सीडेशन का मतलब है। अब इस वाले पार्ट के ऊपर टेक्स्ट बुक में एक अलग से रिएक्शन लिखा है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो बच्चों को नहीं समझता। ये दोनों तो बच्चों को समझ आ जाता है। अच्छा, और इसके ऊपर भी लिखा है कुल मिला के दोनों पे, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाल देना, हाइड्रोजन को ऐड कर देना या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे, ये जो तुम्हारा क्लोरीन है, ये एक नॉर्मल क्लोरीन है, लेकिन अब इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ा है, अच्छे से जाके देखो, बहुत आराम से समझ में आएगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वाला फंडा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नेगेटिव मतलब ज्यादा है, पॉजिटिव मतलब कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन को देखो, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मैं तुमसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा और कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें उसका जवाब भी देना है कमेंट में। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी Cu प्लस H2O। ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, इसको देखो खाली। ये जो कॉपर ऑक्साइड CuO है, ये इधर से इधर गया, कॉपर को देखो खाली, इसमें से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ये रिडक्शन हुआ है इसका। मैं सवाल पूछूंगा आगे, इसका रिडक्शन हुआ, इट इज रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन गया। पर ऑक्सीजन निकाला किसने? इसने लिया ना, इसीलिए इसके कारण ही तो गया ना। अगर ये नहीं होता तो कहां जाता? इसके कारण गया। तो यहाँ पे देखो, अच्छा दूसरा देखो, कैसे पता चलेगा इसी के कारण गया? इस हाइड्रोजन को देखो, इधर से उधर देखो हाइड्रोजन को, इसके पास ऑक्सीजन आ गया है, इसका जो ऑक्सीजन गया वो इसके पास आया, तो इसीलिए लिया होगा ना। ये क्या हुआ है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब याद रखना कि जो मेरा वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज व्हाइल अदर गेट रिड्यूस्ड, एक का रिडक्शन हो रहा है दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? ये पहला एग्जांपल है, याद रखना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, व्हाट इज ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका हुआ है? कमेंट में जवाब देना, पहले का लिख देना रैंडमली कि हाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ऐसे। अच्छा, व्हाट इज रिड्यूस, किसका रिडक्शन हुआ है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। याद रखो, जिसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन उधर हुआ है ना, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, इसी ने तो ऑक्सीजन दिया है ना उसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन बांट रहा है, एजेंट का काम कर रहा है। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन इधर ही होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इस तरफ ही होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गया? अब तुम्हें चारों सवालों का जवाब पता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। MnO2 plus 4HCl gives me MnCl2 plus H2O plus Cl। MnO को देखो, इसके पास पहले ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन गया तो इसका रिडक्शन हुआ। जिसका रिडक्शन हुआ वो खुद क्या होगा भैया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल 3-4 याद रखना जो भी किताब में लिखे हुए हैं। अच्छा, HCl को देखो, इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन के पास, अब ऑक्सीजन आ गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना। यहां से वहां देखना है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ऑक्सीडेशन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट। चलो क्लियर है? सवाल ऐसे पूछ सकता, हु इज ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? HCl का हुआ। हु इज रिड्यूस्ड? MnO2 इज रिड्यूस्ड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? HCl। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? MnO2। क्लियर हुआ? व्हाट इज ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, HCl का। व्हाट इज रिड्यूस, कौन किसका रिडक्शन हुआ है? MnO2 का रिडक्शन हुआ है।
किसलिए? कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ? टेक्स्ट बुक में और भी एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, H2S प्लस SO2 जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। अब क्लियरली देखो, हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, क्या हुआ होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या हो जाता है भैया? वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है भैया। अच्छा, सल्फर के पास ऑक्सीजन था, अब बचा नहीं, तो इसका रिडक्शन हुआ है। इतने में तो समझ आ ही गया होगा तुम्हें। तो जिसका रिडक्शन होता है भैया वो क्या हो जाता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है भैया। क्लियर है? वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सवालों का जवाब अब आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, तुम जो भी टेक्स्ट बुक में 4-5 एग्जाम्पल है, ज्यादा है नहीं, वो तुम कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट्स। यहाँ पे ऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेंट वही होता है, ऑक्सीडेंट मतलब भी होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीजों का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके पास बहुत सारा ऑक्सीजन है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मुझे पर्सनली लगता है कि फ्यूचर में होने वाले बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल हो सकता है कि 1-2 एग्जाम्पल लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या ऑक्सीडेंट का, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, बट उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड। जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पढ़ाया था वही एग्जाम्पल दिया, बोला ए क्या है बी क्या है। देखो SO2 यहाँ पे ये गया, तो ये तो रिडक्शन है, क्लियरली दिख रहा है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, अभी हमने पहले एग्जांपल किया है। तो आइडेंटिफाई द अबव रिएक्शन, ये रिएक्शन आइडेंटिफाई करो, इट्स अ रेडॉक्स टाइप रिएक्शन। ओके, नेम द टाइप ऑफ ए एंड बी में क्या है, ए और बी में क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बी में, और ए में हो रहा है रिडक्शन। क्लियर है? 2 मार्क के लिए पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे पूछते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड करेक्ट द ऑप्शन। द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट हो जाना किस टाइप का रिएक्शन है, यही चीज अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। जो मैंने तुम्हें बोला था ना कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, या फिर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इनका कुछ मतलब होता है। गेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब पहले क्लोरीन था, उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। कोई भी चीज अगर लूज करेगा, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहां से यहां तक क्या हुआ? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से यहां तक क्या हुआ? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है? ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। फेरिक फेरस जो भी है, फेरस फेरिक। अब देखो यहाँ पे फेरस है और यहाँ पे फेरिक है, तो किसका +2 है, किसका +3 है, वो तुम्हें बस पता होना चाहिए। समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। तो मुझे क्लियरली आंसर मिल जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन है कि इसका रिडक्शन है, क्लियरली समझ में आएगा इसका, टेंशन मत लो। अगला देखो, व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन लिखना है, एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है साइमल्टेनियसली, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल दिया और ये बताया, तो आप ये रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, राइट द एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नेचर। तो यहाँ पे देखो क्या है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखो वही वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको सिखाया था, 1 मार्क के लिए पूछते हैं ये। सीधे सीधे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। गिव फ्रॉम द गिवन इक्वेशन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें निकालना है इसमें से, ये हमने प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। राइट द एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। इसमें क्या दिख रहा है तुमको, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? यहाँ हम हीट कर रहे हैं तो इट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो देखो 1-1 मार्क्स के लिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले चीज को समझते हैं, बट उससे पहले एक व्यू जो ब्रेन पावर करके तुम्हें दिया है, जिससे रिलेटेड तुमको पूछा जाता है, Which is oxidation used for purification of drinking water? पानी को साफ करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? Why is potassium permanganate used during cleaning water tanks? 2 सवाल है, हमें इन 2 सवालों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें इस ऑक्सीडेशन का एक और मतलब में इंटरेस्ट है, और एक टेक्स्ट बुक के अंदर का पार्ट है जो मैं समझा रहा हूं, जो बच्चों को यूजुअली समझ नहीं आता, ब्रेक करके समझेंगे हम, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का एक और तरीका है डिफाइन करने का कि लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का आना, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया,
ठीक है ना, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर, थोड़ा ध्यान से इस रिएक्शन को देखना कि चीजें थोड़ी आसान लगे। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस कि ये क्या है, 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 ये गूगल कर लोगे समझ आ जाएगा। रिएक्शन समझो। FeSO4, ठीक है, H2SO4 एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, MnSO4, Fe2SO4 ट्राइस एंड H2O। ये पूरा रिएक्शन है। डू आई नीड टू लर्न दिस रिएक्शन? नो, यू डोंट नीड टू लर्न दिस रिएक्शन, बट स्टिल अब यहाँ पे सबसे कमाल की बात यह है कि अगर तुम देखोगे, इसको तोड़ के देखोगे, ठीक है ना, इन द अबव एग्जांपल KMnO4 in presence of acid is oxidizes FeSO4, here FeSO4 is transformed into this। अब ये जो KMnO4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप पढ़ लेना। मैंने यहाँ पे बताया था आपको, देखो यही बताया था, अभी जस्ट बताया था। ये किधर गया चार्ट, एक अलग से स्लाइड लेके मैंने बताया था आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो, इस वाले स्लाइड में बताया था ना, ये देखो H2O2 KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, इसीलिए बताया था मैंने, ठीक है ना। मेरे ऐसे ऐसे ही मैं रैंडमली थोड़ी कर देता हूँ, मुझे पता है कि आगे क्या पढ़ाना है। किधर गया ये, हाँ चलो, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ आते हैं इसमें। हाँ तो ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, हमारा ये जो है KMnO4, ये इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल करके इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इस FeSO4 का ऑक्सीडेशन करता है और इसको बना देता है Fe2SO4 ट्राइस। समझ रहे हो, याद रखो, ये इसके प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करता है। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है, जिससे ये बनता है, पर ऑक्सीडेशन FeSO4 का हो रहा है और वो ये बना रहा है। तो हमारे काम का ये है और ये है, बस सॉर्टेड। यहां तक रिएक्शन समझ में आ गया। FeSO4 का Fe2SO4 ट्राइस बन रहा है, इसका मतलब यहां पे 2 Fe है और SO4 3 है, इसका मतलब ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका आयोनिक रिएक्शन देखो कि एक्सचेंज ऑफ आयन क्या हो रहा है, क्योंकि हमने बोला ऑक्सीडेशन जो है हमारा, उसका एक और मतलब है लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लेवल पे क्या आयंस बन रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जो FeSO4 है, Fe के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है, तभी तो बैलेंस हो रहा है ना, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 2 नेगेटिव। यहाँ पे जो Fe2 है, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है Fe के ऊपर, और इस SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। क्लियरली, अब खाली इस Fe को उठाओ और इस Fe को उठाओ, ओके, बाकी सबको छोड़ो। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये जो मैंने पढ़ा अभी, ओके, इसमें द नेट चेंज टेकिंग प्लेस इन द अबव कन्वर्जन इज शोन बाय नेट आयोनिक चेंज बिलो। तो यहाँ पे मैं खाली Fe को उठा लेता हूं, तो Fe जो यहाँ पे ऐसे समझो, Fe 2+ था, उस Fe का 3+ हो गया। कैसे हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहां से यहां तक 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहां से यहां तक 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो मैं कहता हूं कि Fe2+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो Fe3+ बनेगा। मतलब यहां से यहां तक क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और फेरस मतलब Fe2, फेरिक मतलब Fe3। तो यहां से यहां तक लॉस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, तो आंसर तो हमें समझ आ गया पिछले क्वेश्चन का। तो द नेट आयोनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन बॉट बाय KMnO4 when ferric ion is formed from the ferrous ion the positive charge increases by 1 unit, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। while this happen ferrous ion loses 1 electron, ferrous ion जो है हमारा ये है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन गायब, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, तो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या है हमारा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कुल मिला के इस पूरे रिएक्शन में हमें क्या समझा, एक बार फिर से रिवर्स करना। KMnO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, वो कैसे ऑक्सीड, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में जो हमारा फेरस सल्फेट था उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है और उसको कुछ और बना देता है। तो कुल मिला के लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यहां से पूरा क्या समझना है,
कि ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। फेरिक फेरस फेरिक, ये है फेरस, ये है फेरिक, ठीक है ना। यहां से यहां तक 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। समझ आ गया? चलिए यहां तक क्लियर है। तो अब हम इस सवाल का जवाब बखूबी दे सकते हैं। ये जो हमारा सवाल था, इस सवाल का जवाब हम बखूबी दे सकते हैं। किधर गया ये वाला सवाल जो मैंने तुम्हें बताया था कि फेरस सल्फेट अगर फेरिक बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है ना, बहुत अच्छे से हमने समझा, एकदम डिटेल में हमने समझा अभी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रिडक्शन का भी ऐसे ही एक मतलब समझते हैं कि रिडक्शन का एक मतलब क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वन वे ऑफ डिफाइनिंग रिडक्शन इज बेसिकली गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो Fe+3 में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो Fe+2 बन जाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा? रिवर्स करके समझो चीजों को, ठीक है ना। यहां पे रिवर्स समझो, मैं कह रहा हूं Fe+2 बन जाता है Fe+3, तो तुम क्या बोलते हो कि लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। यहां पे तुम बोलते हो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सही है, ऑक्सीडेशन है। उसी तरीके से मैं अगर ये कह रहा हूं Fe+3 Fe+2 बन गया तो तुम क्या बोलोगे, यहां पे क्या हुआ है, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिडक्शन है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे 2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये तुम्हारा रिडक्शन है और ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन है। दैट्स इट। इतना ही समझने वाली चीज है, बाकी सारी चीजें टाइम पास है, बाकी कुछ नहीं समझना है। क्लियर? यहां तक ही समझने की सारी बातचीत थी हमारी। प्रश्न का जवाब दो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रेफर्स टू, ऑक्सीजन का ऐड करना मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स क्या होता है इसका मतलब, इस सवाल का जवाब देना। ऑक्सीडेशन। दूसरा ऑक्सीडेशन रेफर्स टू, ये फिर से अच्छा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीडेशन रेफर्स टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोथ ए एंड बी एंड नन। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। Which of the following is our oxidant? 21st क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ओजोन, ऑल ऑफ दिस। शायद सारे हो सकता है, कमेंट में नीचे जवाब दे देना। 22वां क्वेश्चन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रेफर्स टू, हाइड्रोजन को ऐड करना मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट में जवाब देना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट में जवाब देना। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट में जवाब देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट में जवाब देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, करोजन पढ़ रहे हैं हम बेसिकली। कई बार क्या होता है कि एक सर्टेन टाइप का रेडिश कलर्ड सब्सटेंस हमें कार वगैरह पे दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रेडिश सब्सटेंस हमें दिखाई देता है। उस रेडिश सब्सटेंस को जो आयरन के सरफेस पे दिखाई दे रहा है उसको हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, रस्ट का डेफिनेशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो रस्ट क्या होता है, सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर which is collected on the iron surface is called as rust। उसका केमिकल फॉर्मूला Fe2O3.XH2। ये जो X है मेरा यहाँ पे, ये जो X है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है, जो हमने 9th में पढ़ा था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर 2, 4, 5, 10 कितने भी हो सकता है, ठीक है ना। ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स लाइक takes place consequently resulting in their damage, this is called as corrosion। एग्जाम में corrosion का भी डेफिनेशन पूछा जाता है, ये भी याद रखना। अब आयरन का जब corrosion हो रहा है ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ, वातावरण में जो पानी है उसके कारण, उसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। बट corrosion जो है वो सिल्वर का भी हो सकता है, वो हमारा कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। तो करोजन का ये डेफिनेशन है, मेटलर्जी में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कंपोनेंट है, कुछ गैसेस हैं, पानी है, डस्ट है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन हो जाता है किसी भी मेटल का, कोई भी मेटल हो सकता है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, कुछ भी हो सकता है, आयरन, टेक्स प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, जिसके कारण उनका डैमेज होता है, वो खराब होते हैं। इसी चीज को हम करोजन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो गाड़ी है ये अभी आयरन की बनी हुई है और इसके ऊपर जो ये तुमको लाल लाल सा चीज दिख रहा है, दैट इज बेसिकली करोजन। आयरन का एग्जांपल लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मान लो तुम्हारे पास 4 टेस्ट ट्यूब है, चारों टेस्ट ट्यूब में तुमने आयरन का नेल डाला है
आयरन के मेल के साथ एक टेस्ट ट्यूब में तुमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल का लेयर डाला बॉइल्ड वाटर, तो ये गर्म पानी है, इसके ऊपर तुमने तेल डाल दिया कि भाप बाहर ना निकले। एक में तुमने नमक वाला पानी डाला है, एक में तुमने कुछ भी नहीं डाला है, खाली हवा है, और एक में तुमने इसको बंद कर दिया और यहाँ पे एनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। एनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाली चीज। मतलब यहाँ पे मॉइस्चर भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ना हवा है और ना पानी है। यहाँ पे हवा है, हवा के अंदर का जो पानी है, यहाँ पे हवा भी है, पानी भी है, नमक भी है, सब कुछ है, यहाँ पे खाली पानी है। गॉट इट? सबसे तेजी से किसमें जंग लगेगा? चारों का देखते हैं। पहले वाले में बहुत हल्का फुल्का सा जंग लगेगा क्योंकि इसमें खाली पानी है, हवा नहीं है। दूसरे वाले में हवा पानी सब कुछ है तो बहुत जल्दी जंग लगेगा। दूसरे वाले में खाली हवा पानी बिल्कुल नहीं है तो इसमें भी नेल होगा लेकिन थोड़ा स्लो होगा, और इसमें खाली हवा पानी कुछ भी नहीं है, खाली नेल है, तो इसमें बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं होगी। तो हमें एक समझ में आता है कि आयरन की रस्टिंग के लिए हमें एयर चाहिए, ऑक्सीजन, पानी भी चाहिए एटमॉस्फेयर में से, तब जाके हमारी रस्टिंग होती है। ओके, तब जाके होती है रस्टिंग। मतलब आयरन का करोजन किसी का भी हो सकता है। प्रश्न में कुछ ऐसा पूछा जाता है, सवाल है फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, आपको याद होना चाहिए Fe2O3। आगे क्या था देख लो ध्यान से, मैंने जवाब ही दे दिया, कमेंट में जवाब दे देना। अब टेक्स्ट बुक में एक ऐसा सवाल दिया हुआ है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा था, मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता है। अब जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता उनको पीछे वाला वो बात नहीं समझ में आई कि Fe2+ का अगर Fe3+ हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बात नहीं समझ में आई। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये जिनको नहीं समझ में आया उनको नहीं समझ में आता है। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ है क्या, यहाँ पे एक आयरन का सरफेस है, लोखंड का कोई टुकड़ा है, उसके ऊपर एक बूंद पानी गिर गया है। अब लोखंड का टुकड़ा है, उस पर पानी गिर गया है, बाहर से हवा आ रही है, अंदर भी थोड़ा हवा पानी है, जिसके कारण यहाँ पे लाल रंग का क्या बन रहा है? जंग लग रहा है। जैसे वो कार पे जंग लग रहा था ना, वही जंग लग रहा है। लोखंड के टुकड़े पे पानी गिर गया, आसपास हवा है, उसके कारण ऑक्सीजन मिल रहा है और जंग लगते जा रहा है, उस पर रस्टिंग हो रही है। अब जब भी ऐसा होता है तो एक रिएक्शन होता है जिसमें एक रीजन एनोड बन जाता है। ये एनोड वाला वो रीजन होता है बच्चों जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये बातें याद कर लेना। कैथोड वाला वो रीजन होता है जहां पर रिडक्शन होता है। अब तुमको ऑक्सीडेशन का मतलब भी पता है, रिडक्शन का मतलब भी पता है ऑलरेडी, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। जिसके कारण ये रस्ट बन रहा है Fe2.XH2O, यहाँ पे रस्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जंग लग रहा है कुल मिला के। तो ये पूरा डायग्राम का सेटअप है। एग्जाम में अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताऊंगा, बट एग्जाम में सवाल कैसे पूछते हैं पहले मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें चीजें अनवांटेड मुश्किल ना लगे। मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चीजें मुश्किल लगे। कितना सिंपल क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का डायग्राम देकर के क्वेश्चन पूछा था। देखो 5 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, सॉरी 3-5 जो भी है। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, हमें आता है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस ऑफ आयरन। यहाँ पे आंसर लिखा केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट हमारा ये वाला है, Fe2.XH2O3.XH2। आयरन इज ऑक्सीडाइज Fe2+ इन द एनोड रीजन। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है जो मैंने आपको बोला था। और आयरन का क्या होता है? Fe2+ बन रहा है, आयरन जो है Fe2 बन रहा है। बताऊंगा ये रिएक्शन में थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है ना। और O2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन। तो ये वाला रिएक्शन हो रहा है O2 का। बाय द वे यहाँ पे आप देखो, ये बच्चे क्या करते हैं, इसको याद करने के चक्कर में परेशान होते हैं। हालांकि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बट स्टिल तुम यहाँ पे देखो बिना सोचे समझे, एनोड का रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन पूरा दिखा रहा हूं मैं तुमको, वही रिएक्शन तो यहाँ पे लिखा है जो दिया हुआ है। मैं समझाऊंगा क्या है ये। कैथोड का रिएक्शन यहाँ पे दिया, वही तो वहां पे लिखा है, कुछ अलग लिखा है क्या? तो डरने वाली कोई बात नहीं है। रस्ट क्या होता है पढ़ लिया हमने। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट हमें आता है। राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड, ये वाला रिएक्शन लिख देना। राइट द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन एट कैथोड, ये वाला रिएक्शन लिख देना। व्हाट इज करोजन, जो डेफिनेशन पीछे पढ़ाया था वो लिख देना। ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस कंसेक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, दिस इज कॉल्ड एज करोजन। अभी तक मैंने तुमको टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट ये 3-4-5 नंबर के जो भी क्वेश्चन है, क्या तुम इसको सॉल्व कर पा रहे हो? जवाब है हाँ, क्वेश्चन में ही आंसर था। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए रस्ट क्या होता है, पीछे पढ़ाया था। करोजन क्या होता है अभी बता दिया, वो भी पीछे पढ़ाया था। तुम्हें ये पता होना चाहिए उनका फॉर्मूला क्या होता है। एनोड का रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है, कैथोड का यहाँ दिया। एग्जाम में दिमाग लगाना, और अगर नहीं भी दिया रहेगा तो अभी मैं ये समझाऊंगा तो तुम्हें याद हो जाएगा। सॉर्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
27वां क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है 2Fe का 2 डैश प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। क्या ये सही है क्या ये गलत है बताओ मुझे। और अब हम रेंसिडिटी तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये वाला पार्ट समझते हैं क्या हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, कुल मिला के जंग लग रहा है। एनोड वाले रीजन पे ऑक्सीडेशन होता है तो Fe इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म Fe2+। अब यहां पे समझना, बिना बैलेंसिंग के केमिकल रिएक्शन को समझना, बाद में बैलेंस करके समझना। Fe का Fe2+ बन रहा है, मतलब ये जो Fe है इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ये Fe2+ बन गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ पे यही है। तो कैसे हुआ है रिएक्शन देखो, Fe, ठीक है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन टाइप है। Fe जिसके पास सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इसको ये 2 को इग्नोर मारो, ये 4 को इग्नोर मारो, ये 2 को इग्नोर मारो, ठीक है ना। Fe जिसका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो यहां पे क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गया। समझना बात को, ये रिएक्शन यहां देखो तुम, Fe डिकम्पोजेस इनटू 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब चूंकि हमें पास 2 Fe है, यहाँ पे 2 Fe है, तो एक और Fe लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों को अगर मैं साथ में लिखूंगा तो क्या होगा मुझे बताओ। एक Fe के साथ ये हुआ, दूसरे Fe के साथ भी यही हुआ, Fe 2 Fe, बैलेंस कर रहा हूं मैं, ये Fe 2 Fe2+, ठीक है ना, ये ऐसे, ओके। ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो रिएक्शन इतना ही है कि Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पर हमारे पास 2 Fe है, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। समझ आ गया कि एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल लूज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो इसने लूज किया, तो कोई गेन भी करेगा। अब एग्जांपल देखो, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो O2 है, जो आसपास के हवा में ऑक्सीजन है, जैसे पानी जो है हमारा H2O, उसमें भी तो भाई ऑक्सीजन है ही ना। तो जो ऑक्सीजन है O2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर, ये जो तुम्हारा O2 है वो ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो कैथोड पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ऑक्सीजन था, ओके, यहाँ के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, देख रहे हो, ये इट्स लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और 4 हाइड्रोजन भी है, ओके, 4 हाइड्रोजन भी है, तो तुम्हें पानी मिल रहा है कुल मिला के। तो यहाँ पे देखो ना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। Fe+2 का Fe+3 बन जाता है आगे चल के। तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, एक और फेरस का फेरिक बन गया, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था। तो ये एनोड है, ठीक है ना, और कैथोड यहाँ पे कुल मिला के क्या हो जाता है तुम्हारा अल्टीमेटली, ये छोड़ो, ये नीचे छोड़ो, ये वाला भी पार्ट छोड़ दो, यहाँ पे ये भी इग्नोर मारना, जो यहाँ पे आएगा वो भी अभी इग्नोर मारना। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हुआ, एनोड का ये रिएक्शन है, कैथोड का ये रिएक्शन है, क्लियर हो गया। अब इन्हीं चीज को साथ में अगर हम लिखते हैं, जैसे जरूरत तो है नहीं बट स्टिल एग्जाम में पूछते नहीं है, तो देखो Fe+3, क्यों, क्योंकि ये जो Fe+2 था उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Fe+3 बन गया। यहाँ पे बना हुआ 2H2O, ओके, यहाँ पे बना हुआ 2H2O, मतलब H2O बैलेंस किया, बाकी तो क्या बना रहा है Fe2O3, Fe यहाँ से ऑक्सीजन से लेंगे O3 H2O प्लस 6 हाइड्रोजन, और ये ही जो हाइड्रोजन आगे काम आता है। बट एनीवे दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये इतना बताना है, यहाँ से तुम्हें बस इतना ही याद रखना है, ये सारी दुनियादारी नीचे की छोड़ करके, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी दुनियादारी छोड़ करके रस्ट का फॉर्मूला कैसे बना वो समझाया मैंने। ये एनोड का रिएक्शन है, ये कैथोड का रिएक्शन है, गॉट इट। स्टिल अगर तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं भैया और डिटेल में समझाओगे तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं और डिटेल में वीडियो बना के आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिया, अब हमारा आखिरी टॉपिक है रैंसिडिटी। बैच में अगर अब तक एडमिशन नहीं लिया तो ले लो, और एजुकेशनल काउंसलर से बात करो, कोई डाउट है तो इजी लर्निंग वाला जो चैनल मैंने बोला था उसको सब्सक्राइब कर लेना, एप्लीकेशन पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा, यहीं पे बैचेस वगैरह है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। यहाँ तक तुमने देखा तो ऑलमोस्ट हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे हो जाएगा अभी खत्म होते होते। लास्ट टॉपिक करते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतना ही है, समझो मेरी बात। मान लो कि कोई भी ऐसा खाना है, जैसे एग्जांपल ले चिप्स है, ये चिप्स को हम क्या करते हैं, ये तेल के अंदर छाना जाता है, राइट,
फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई किया जाता है किसमें, ऑयल के अंदर, तो इस चिप्स में ऑयल है। या फिर मान लो तुमने लड्डू बनाए घी में बने हुए लड्डू, उसमें घी है। या फिर तुम मान लो सीधे सीधे तेल या घी। ओके, तो ऐसा कोई भी खाना, ठीक है ना, फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, जिसमें तेल है या फैट है, ओके, चेंजेस उनकी क्या बदल जाती है, टेस्ट बदल जाती है और खुशबू बदल जाती है। कब बदलती है, जब वो हवा में लंबे समय तक एक्सपोज रह जाते हैं, खुले में रह जाते हैं। मान लो घी में बने हुए लड्डू बहुत समय के लिए हवा में रह गया, तो उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा और उसकी खुशबू भी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगा। समझ रहे हो, खाना खराब हो गया किसके कारण, आसपास के ऑक्सीजन के कारण। क्लियर, उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। कौन सा खाना, जिसमें ऑयल या घी है। सॉर्टेड, फैट, जिसके अंदर फैट ऑयल घी है, कुछ है, ऑयल और घी में फैट होता है भाई। तो एनीवे, जो भी खाने के अंदर ऑयल घी फैट है, अगर वो लंबे समय तक हवा में रह गया, ऑक्सीजन के कारण वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी चीज को एक शब्द में रैंसिडिटी बोला जाता है। समझ गए, इसी चीज को रैंसिडिटी बोला जाता है। जैसे आयरन, लोखंड हवा के संपर्क में आने से करोजन हो जाता है उस पर, और जो फॉर्म होता है उसको रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं प्रोसेस को। किसी मेटल का खराब हो जाना ड्यू टू एटमॉस्फेयर के अंदर का हवा और पानी, उसको करोजन बोलते हैं। वैसे ही खाना जिसके अंदर ऑयल फैट घी है या फिर उनमें बना हुआ है, अगर वो लंबे समय तक रह जाए हवा के अंदर, आसपास के ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके, वो खराब हो जाता है, उसकी खुशबू खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको रैंसिडिटी बोलते हैं। रैंसिडिटी समझ आ गया, क्यों हो रहा है ये भी समझ आ गया। तो प्रोटेक्ट कैसे करोगे मुझे बताओ। दो प्रकार के प्रोटेक्शन है। पहला प्रोटेक्शन है कि किसी केमिकल का इस्तेमाल कर लो, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन के कारण, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर लो। और दूसरा इसका तरीका है कि हवा के कारण हो रहा है तो हवा के कांटेक्ट को रोक दो, एयर टाइट कंटेनर में रख दो। यही सवाल पूछते एग्जाम में। तो देखो, पहला है कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। प्रिवेंट कैसे करोगे, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में है तो अब हवा जाएगा नहीं तो खराब होगा नहीं। बट कितने दिन तक, किसी ना किसी दिन तो हवा जाएगा, थोड़ा बहुत तो हवा चला जाएगा कैसे भी करके, तो खराब तो होना तय है। दूसरा और तरीका क्या, ऐसे तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरा एक तरीका यह है कि तुम किसी एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर लो। जैसे जो चिप्स होता है, इसमें चिप्स बहुत कम होता है लेकिन हवा बहुत ज्यादा होता है। वो हवा नहीं होता उसमें, एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो N2 होता है, नाइट्रोजन गैस होता है इसके अंदर। और ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन गैस है बेटा, यही नाइट्रोजन गैस जो तुम्हारा होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये तेल में छना हुआ है, ये फ्राइड है, डीप फ्राइड है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। समझ आ गया। तो रैंसिडिटी को प्रोटेक्ट करने का एक है एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, एयर टाइट कंटेनर में रखो। और रैंसिडिटी भी क्लियर हो गया। यहां पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, देखना ध्यान से, कि स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। रैंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये है बिल्कुल ट्रू। अगला सवाल है गिव साइंटिफिक रीजन। हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें ऑयल और फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। 4.5 पॉइंट में मैंने आंसर लिखा है, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। यही मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले पूरा का पूरा समझाया है। क्लियर है। प्रश्न तो ये हमने कर ही लिया है, देखो करते हैं। रैंसिडिटी ऑफ द फूड स्टफ इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, एयर टाइट कंटेनर, बोथ ए एंड बी, नन। इसका जवाब नीचे कमेंट में लिख देना। बहुत सारे बच्चों को हमने हमारे लाइव बैचेस में पढ़ाया है, आरंभ के बैचेस में जो 10th में होते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, महाराष्ट्र के टॉप रैंकर्स हमारे बैच से निकलते हैं। बिंदास ट्रस्ट करके ज्वाइन करिए। इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, आप बोल के अपने डाउट्स पूछ पाते हो। लोग पूछते हैं कि एप्लीकेशन पर यूट्यूब में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर, इंटरैक्टिव क्लासेस, आप इंस्टेंटली अपने डाउट को क्लियर करते हो, कॉल करके टीचर से डाउट क्लियर कर पाते हो, आपके पेपर चेक करके दिए जाते हैं, आपके बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, आपको पर्सनली मेंटोर किया जाता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, किसी और के नहीं। इट इज नॉट अ रैंडम वीडियो ऑन द यूट्यूब जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो आप प्रॉब्लम हमें बताते हो मुंह से, जिंदा इंसान है हम सब, तो हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये होता है बैच में सबसे बड़ा डिफरेंस। ये सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के दिग्गज हैं, एक्सपर्ट हैं। इंग्लिश मीडियम या सेमी इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम में हो, आप हमारे बैच में एडमिशन ले सकते हो। कमाल के फीचर्स हैं, आपको इनमें से मैंने सारी चीजें समझाई है, बट फिर भी कोई डाउट हो तो आप एक बार हमारे एजुकेशनल काउंसलर से कॉल करके जरूर बात करें। वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो मैं आपको कहना चाहूंगा फिर से कि इजी लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइव क्लासेस हम यहीं लेते हैं।
और ये एप्लीकेशन पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा, बैच वगैरह आप यहीं से ज्वाइन करोगे या फिर हमारे वेबसाइट से। तो एजुकेशनल काउंसलर से बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर छोड़ दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। हमारा टारगेट था 25,000 लाइक का। अगर आप ये लिख पाओगे यहाँ तक देखने के बाद कि भैया मैंने पूरा वीडियो देखा है, भैया बुलाओ प्लीज, और मैंने लाइक करके इतना लाइक कर दिया, लेट्स से कि आप जब लाइक कर रहे थे तो 2 लाइक था, तो आप तीसरे बंदे हो तो लिख देना कि आई एम द थर्ड वन टू लाइक, और मैंने पूरा वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप एजुकेशनल काउंसलर से बात करोगे या फिर डायरेक्टली एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके बैच ज्वाइन करोगे और मेरे साथ लाइव पढ़ोगे। हैप्पी लर्निंग।